I think started. Started now, sir? Yes, sir. Okay, sir. अच्छा, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो बिजनेस लॉ क्लास है और हम लोग यहाँ पर बिजनेस लॉ पढ़ेंगे। सर लॉ में क्या होगा? सर लॉ में, बिजनेस लॉ में ना आज एक लॉ पढ़ेंगे सर, सेल ऑफ गुड्स के अंदर एक स्पेशल टॉपिक है कंडीशन एंड वारंटी। मैंने सेल ऑफ गुड्स का बेसिक एरिया कवर कर चुका हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन में कोई छोटा मोटा इंट्रोडक्शन नहीं होता है, हर चीज़ का लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन होता है। मैंने काफ़ी ओवरव्यू काफ़ी बड़ा ही होता है। सर आज क्या होगा? सर आज ना ओवरव्यू तो नहीं होगा, आज एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूं। ना इधर जाना ना उधर जाना, सीधा पॉइंट पे। तो जैसे कि अ, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिजनेस लॉ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, टॉपिक का नाम है कंडीशंस एंड वारंटीज। सर टॉपिक से कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सेलर के ऊपर एज वेल एज बायर के ऊपर बिजनेस लॉ रिलेटेड कुछ टॉप मैंने लीगल मैटर सामने आ जाता है। सर लीगल मैटर क्यों सामने आ जाएगा? प्रोडक्ट बिका ही नहीं, लीगलिटीज। हाँ सर, लीगलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोडक्ट सेल में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए बायर के तरफ से एज वेल एज स्पेशली सेलर की तरफ से, तो बायर का राइट है कि नहीं, या फिर अगर बायर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो सेलर के पास कितना राइट होगा, ये सभी चीजें डिपेंड करता है लॉ के ऊपर। तो लॉ एक्चुअली हमें ना ये चीज समझा के रखता है, लॉ एक्चुअली हमें ये चीज समझा के रखता है या प्रोविजंस के थ्रू से बोल के रखता है कि भाई मैंने लॉ में लिख दिया, अभी आप सेलर हो तो आप लॉ के हिसाब से चलो, ठीक है। आप अगर सेलर हो तो लॉ के हिसाब से चलो, अगर आप बायर हो तो लॉ के हिसाब से चलो। अगर गड़बड़ सेलर की तरफ से हुआ तो बायर को उसका बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। मैंने अगर गड़बड़ गड़बड़ किया तो क्या है ना सर, क्लेम कर सकता है, कोर्ट केस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे वैसे केस थोड़ी बन जाएगा, हर चीज के पीछे कारण होना चाहिए ना। तो जैसे ये जो गुड टॉपिक इवनिंग है, सर। गुड इवनिंग सर। जैसे ये टॉपिक है कंडीशंस एंड वारंटीज, ये टॉपिक ना एकदम प्रैक्टिकल टॉपिक है सर। प्रैक्टिकल कैसे? चलो मैं बताता हूँ सर। एक्चुअली ये ना दो टॉपिक है, एक टॉपिक नहीं। मैंने सेल ऑफ गुड्स कहते हैं कि जब भी एज ए सेलर जब भी कोई सेलर कुछ प्रोडक्ट सेल करता है तो उसे दो चीज फॉलो करना होता है। एक तो सेल करने का कुछ कंडीशंस होते हैं और प्रोडक्ट के पीछे उसका वारंटी होता है। सर वारंटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ सर इंपॉर्टेंट है, देखो ना। चलो आपके सामने मैं अमेजन का एक पेज ओपन था, तो मैं उसी से आपको शो कर देता हूँ। ये देखो सर, यहाँ पर अमेजन एप्पल का आईफोन सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सेलर हो गया सर? सर एप्पल कंपनी भी बोल सकते हो या फिर उनके थ्रू से अमेजन सेल कर रहा है। चलो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे लिखा है, सेलर का नाम क्या है, सोल्ड बाय एपरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड एंड फुलफिल्ड बाय अमेजन। मैन्युफैक्चरर कौन है सर? मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है? मैन्युफैक्चरर का नाम है एप्पल कंपनी, ठीक है। तो एप्पल है कंपनी का नाम, आईफोन उसका ब्रांड का नाम। इसको सेल करने वाला कंपनी कौन है? एपरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। और इसको कस्टमर के पास पहुंचाने का काम कौन करेगा, या फिर ओवरऑल सेलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कौन करेगा? सर अमेजन करेगा। सर देखो सर कितना प्रैक्टिकल चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। लॉ है पर बड़ा प्रैक्टिकल है। अब सेलर जो है, जो सोल्ड बाय लिखा है ना वही सेलर है। हियर इज ए कॉन्सेप्ट। सर आप देख सकते हैं कि इस आईफोन में अगर वारंटी पॉलिसी नहीं होगा तो शायद कोई भी इस फोन को खरीदने के लिए रेडी नहीं रहेगा, क्योंकि एक फोन के पीछे आप 80,000 खर्चा करोगे। हाँ सर, एक फोन के पीछे आप 80,000 खर्चा करोगे और अगर आपके प्रोडक्ट में वारंटी नहीं मिलेगा, जस्ट एग्जाम्पल मैंने समझो सर, आप इस साबुन कौन है? हेलो
ये साहुल, अच्छा साहिल होगा ये, साहिल है क्या? सर मिस्टेक से लिखा है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं सर। मुझे लगा कि कोई और नाम होगा किसी का। अनऑथराइज लोगों को एंट्री क्यों दे सर, है ना? तो नाम ठीक से लिखना सर, नहीं तो मैं तो मतलब लिख एक्सेप्ट कर लिया, फिर पता चला नाम तो साहिल, मैं तो अंदाजा लगाया बस। ठीक है सर। तो जैसे वारंटी पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो देखो एक प्रोडक्ट के पीछे क्या लिखा है, जब भी हम लोग इस फोन को खरीदने जा रहे हैं तो क्या लिखते हैं सर, 1 ईयर लिमिटेड वारंटी लिखा है ना। 1 ईयर लिमिटेड वारंटी, सभी देखते बात से। हेलो, सबको दिख रहा है सर? यस सर। ओके सर। अच्छा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वारंटी बिजनेस करने का एक बहुत ही अहम पार्ट है। अगर ये प्रोडक्ट पे वारंटी कंपनी नहीं देता, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि वारंटी क्या है, एक कॉन्टिंजेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्टिंजेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं सर कि वारंटी इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, जरूरी है क्या कि ये फोन मैं परचेस करूं और इस फोन में डैमेज आ जाए? इट्स नॉट नेसेसरी कि नहीं, मैं वारंटी तो है चलो डैमेज करके देखते हैं। हाँ, अच्छा, कंपनी का भी ना वारंटी देने का कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, तो उसका भी कंपनी बोल देता है कि वारंटी का कंडीशंस अलग होते हैं, सेल करने का कंडीशंस अलग होते हैं। मैं यहाँ पर वारंटी वाला कंडीशन पे नहीं बात करूंगा, ठीक है। वारंटी में जो कंडीशंस होते हैं ना कि ये कंडीशंस पे वारंटी वैलिड रहेगा और ये कंडीशंस पे वारंटी वैलिड नहीं रहेगा। जैसे नेचुरल, अगर कुछ कारण से हो जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी से हो जाए, कोई अगर ब्रेक कर दे, मैंने हाथ से गिरा के, फिर कंपनी आपको डैमेज क्लेम नहीं देता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है सॉफ्टवेयर में या फिर हार्डवेयर में, आप देखना कि कंपनी नॉर्मली वारंटी कवर करते हैं। अदरवाइज कंपनी बोलेगा कि नहीं, हम लोग ये कवर नहीं कर सकते, ये फिजिकल डैमेज है, ये आपके थ्रू से हुआ है। ठीक है सर, कैसे पता लगता है सर, वो पता लगाना इतना भी बड़ा बात। नाउ पॉइंट इज दैट सर कि ये वारंटी पॉलिसी बिजनेस करने का एक बहुत अहम पार्ट है। अगर एक कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट पे वारंटी वर्ड ना देता, या फिर ये, अच्छा, सिर्फ वर्ड देने से नहीं होगा, इसका पालन भी करना होता है। माने यू हैव टू फॉलो दिस। ऐसा नहीं कि चलो वारंटी लिख देते हैं, अरे भाई लिखने से क्या है, अगर फ्यूचर में कंपनी का कुछ इश्यूज, सॉरी, कस्टमर का कुछ इश्यूज होता है और वो सर्विस सेंटर में लेके जाता है, तो कंपनी को ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। मानो आपने आईफोन खरीदा, आपका कैमरा काम नहीं कर रहा, आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है कुछ दिन बाद से, तो कंपनी का वारंटी पॉलिसी में रहेगा तो आप कंपनी के पास लेके जाओगे, वो कैमरा को ठीक करके देगा। वेरी सिंपल ना। अदरवाइज आप इतना महंगा चीज क्यों परचेस करोगे, है ना। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन यही सिंपल कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये एक बिजनेस को कंप्लीट करता है। इसीलिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इनफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आपसे, हम लोग कॉमर्स में 3 वर्ड नॉर्मली समझते हैं, ध्यान में सुनना जब बात। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि कोई भी प्रोडक्ट को पहले बनाना पड़ता है सर, मैन्युफैक्चरिंग करो, फिर उसे ट्रेड करो। क्या करो सर, ट्रेड करो। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ, जैसे मानो कि आईफोन बन गया, फिर उसको ट्रेड करना है, मैंने बेचा के ना करना है। क्या समझ रहे सर, बेचा के ना, बेचा के ना माने खरीदारी एंड उसको सेल करना, परचेज करना एंड सेल करना, दैट इज कॉल्ड परचेज, ट्रेडिंग, बाइंग सेलिंग। तब जाके क्या होगा, बिजनेस बना रहेगा। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सेल करेगा, होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर कस्टमर को सेल करेगा। तो जब कोई सेल कर रहा है तो कोई ना कोई तो बाई कर रहा हो, एक बंदा सेल कर रहा है तो कोई तो बाई कर रहा हो। तो ये बाइंग सेलिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग। क्या बोलेंगे सर इसको, ट्रेडिंग। तो सर बिजनेस 3 तरीके से समझ में आता है, एक मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू से, एक ट्रेडिंग के थ्रू से। लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इज नॉट इनफ। कहना क्या चाह रहे समझ में आ रहा है सर, ओनली मैन्युफैक्चरिंग करना इनफ नहीं होता है, और सिर्फ ट्रेडिंग करना भी इनफ नहीं होता है। आपको ना ये सब चीज भी सपोर्ट में देना पड़ता है, तब जाके ना आपका प्रोडक्ट चलता है मार्केट में। अदरवाइज ना कंपटीशन इतना बड़ा है कि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, शायद आप सेल ही ना कर पाओ। तो बेसिकली ये सेल बूस्टर है, सेल बूस्टर है।
कंपनी का बिजनेस का हार्ट है और इसे कहते हैं कॉमर्स। कॉमर्स बेसिकली बिजनेस का जो सॉफ्ट पार्ट है ना, सॉफ्ट पार्ट उसको संभालते हैं। किसको संभालते हैं सर? द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस, जिसके बिना बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। जिसके बिना बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकता। मतलब अगर अगर आईफोन ये 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी ना बोलता, अगर ये फ्री डिलीवरी ना बोलता, ठीक है, अगर ये आपके घर में डिलीवरी ना देता, या फिर उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये वारंटी नहीं रहता, तो शायद इसका मैन्युफैक्चरिंग कितना भी उमदा हो, नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, नंबर 1 ट्रेडर, बट सर अगर ये कॉमर्स ना होता ना, तो पूरा का पूरा खेल आधा अधूरा सा रह जाता। समझ रहे हो सर? बिजनेस का एकदम सीक्रेट है ये, समझ रहे हो? इसलिए यही 4-5 चीजें, और उसमें से वारंटी उसका कोर पार्ट है, कोर पार्ट। तो इसलिए बिजनेस को देना पड़ता है, स्पेशली जब आप प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो, गुड्स का बिजनेस करते हो। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा ऑब्वियसली। ये आईफोन है, अब बिस्किट पैकेट में भी होता है सर, एक्सपायरी प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा, वो भी ताजा चाहिए, डेट के अंदर चाहिए। मानो आप मेडिसिन दुकान में जाते हो, मेडिसिन लेने के टाइम पे हमेशा माँ बाबा क्या बोलते हैं, घर के बड़े क्या बोलते हैं? एक्सपायरी डेट देख के लेना। दूध खरीदने जाते हो, वहां पर भी एक्सपायरी डेट देख के लेना। पावरोटी खरीदने जाते हो, ब्रेड ब्रेड, वो जो पैकेट ब्रेड आता है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, पावरोटी बोलते हैं, ठीक है, रोटी नहीं बोलते, पाव रोटी बोलते हैं, जो भी हो। तो वो जो पावरोटी है, ठीक है, वो पावरोटी का भी एक्सपायरी डेट देख के लेता है कि लास्ट डेट क्या है। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। और ये जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ ना, यही सब बात चीजों में बात करूंगा, ये कितना वाइटल है बिजनेस के लिए। और अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो बिजनेस उसके लिए क्या लॉ बना के रखा है। अब मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको ओवरव्यू दे पाया। हाँ सर, चैप्टर को ओवरव्यू में दे पाया सर, ये सुनो। हाँ सर, मुझे अच्छे तो मैं कि ना, बोलो सर। हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात, वारंटी किस तरह के काम कर रहे हैं वो तो आपने देख लिया, लेकिन आपको अभी तक ना समझ में नहीं है सर कंडीशन क्या है। कंडीशन और वारंटी पे मैं पहले सिंपल बात करूंगा, फिर डिटेल्स में जाऊंगा। लेकिन ये सिंपल बात जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सिंपल बात आपको आगे जाके कॉम्प्लेक्स मैटर को भी समझने में हेल्प करेगी। तो पहले सिंपल बताऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा धीरे धीरे। सर कंडीशन और वारंटी में फर्क क्या है? जैसे मानो मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल दे रहा था कि सर जैसे मानो कि आपको ये आईफोन खरीदना है, वारंटी बाद में देखना, पहले क्या देखोगे जब आप फोन खरीदने जाओगे? अच्छा, आप अगर मानो इसकी ये जो स्क्रीन है, इसका ध्यान से सुनना, देखना सर, स्क्रीन में अगर स्क्रैच रहेगा, न्यू फोन खरीदने जा रहे हो, आर यू रेडी टू परचेस सर? हाँ सर, अगर फोन की स्क्रीन में स्क्रैच रहेगा तो क्या आप इसको परचेस करोगे? स्क्रीन में या बैक साइड में जहां एप्पल का लोगो है, मानो वहां पर एक बड़ा सा दाग है, परचेस करोगे सर? अरे हाँ या ना बोलो ना। नहीं सर। नहीं सर, बेसिकली यही मैं पूछ रहा हूँ, दिस इज कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, सिंपल बात है। इसलिए ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करना है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ये कंडीशन है वो कंडीशन, अरे कुछ नहीं है, यही है, हर किसी को पता है सर चीज क्या है। बस आप लोग ना थोड़ा सा क्या है, उसको लीगली पढ़ते हो। जो कुछ भी होता है सब एकदम नॉर्मल जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको बार बार वही चीज बताता हूँ कि जो पढ़ाई होता है ना, ये जिंदगी से बाहर नहीं है। लिख के रख लो, दुनिया के किसी भी किताब में लिख के रख लो, कोई भी बुक्स में लिख के रख लो, जो भी पढ़ाई करते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के, चाहे आप आर्ट्स के, जिंदगी से बाहर नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इफ यू कैन कनेक्ट विथ योर लाइफ देन एडुकेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अदरवाइज यही एडुकेशन आपको एक बर्डन फील हो। हर चीज जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट करने का कोशिश। वही बात सर, अब स्क्रैच वाला मोबाइल कौन खरीदेगा? और आईफोन तो बिल्कुल नहीं, आईफोन तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा कीपैड वाला फोन वो भी नहीं खरीदेगा। पैसा देके क्यों स्क्रैच वाला चीज ले? वेरी सिंपल। मानो दूध वाला दूध बेच रहा है आपको, पैकेट दूध,
एक्सपायरी वाला दूध खरीदोगे? प्लीज टेल मी, जल्दी बोलो। दूध के पैकेट में अगर एक्सपायरी डेट निकल गया है, परचेस करोगे? दूध वाला आपको बोलेगा अरे कुछ नहीं नहीं। होगा, हम लोग यूज करके देखे हैं। दूध वाला आपको बोल सकता है अरे लेके जाओ, कुछ नहीं होगा, हम लोग यूज करके देखे। वो लिख के रखता है, कंपनी का काम है, आप लेके जाओ। ठीक है, लेकिन फिर भी आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि दूध एक ताजा प्रोडक्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो सिंपल बात है, आप उसको विद इन डेट लो, विद इन द डेट लो। और ये कंडीशन है उसका। ये जो कोई भी चीज, मानो आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, ऑब्वियसली उसका जो भी मेन कंडीशन है ना, जिसके बिना वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता, उसे कंडीशन कहते हैं। जैसे मानो अगर आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग का काम करते हो, लाइफ स्टॉक समझते हो, माने जिंदा मुर्गी बेचते हो, जिंदा बकरी बेचते हो, मछली बेचते हो। ठीक है, तो अगर आप जिंदा लाइफ स्टॉक में काम कर रहे हो, तो जैसे मछली मरा हुआ भी बिकता है, बट वो भी बर्फ वगैरह में डाल के। मरा हुआ बकरी कौन परचेस करेगा? जैसे नॉर्मली लोग खाने के लिए खरीदते हैं ना सर। विथ ऑल रिस्पेक्ट टू वेजिटेरियंस, मैं भी खुद वेजिटेरियन हूँ। ठीक है। अच्छा, नो पॉइंट इज दैट। लेकिन मानो कि आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग में हो, ठीक है, तो आप जब लाइफ स्टॉक बेचोगे, तो उसमें आपका जो बकरा है या फिर बकरी है, जब आप बेचने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो कोई भी थोड़ी ना उसका अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर मर गया कुछ कारण से, तो कोई खरीदेगा? कभी नहीं, क्योंकि उसका बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं है। तो एनीथिंग, एनीथिंग, मानो कि जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहे हो और सड़ा हुआ खाना दिया आप, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज वो मेन कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर। इस तरह से आप किसी भी एग्जाम्पल डेवलप कर सकते हो कंडीशन रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये एक जूता, ठीक है, ये चप्पल है। अब मैं यहाँ पे ये फटा हुआ चप्पल में परचेस करूंगा? अगर कोई बेचना भी जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, फिर फटा हुआ काहे बेच रहे हैं? तो बेसिक कंडीशन पे ये चेयर मैं परचेस करने जाऊंगा, तो ये चेयर अगर टूटा हुआ है, इसका इसके इसके मानो व्हील्स में प्रॉब्लम है, या फिर इसके सीटिंग एरिया में कुछ एरिया प्रॉब्लम है, तो ये सेलेबल कंडीशन पे नहीं होगा। दैट इज। तो जिस चीज को जिस हालत में बेचना चाहिए उस हालत में बेचो। वो जो हालत का बात बोल रहा हूँ ना मैं, उसी को कंडीशन कहते हैं। जिस चीज को जिस हालत में बेचना चाहिए उस हालत में बेचो। एक माने टॉप टू बॉटम एक सेलेबल कंडीशन। अगर सेलेबल कंडीशन में नहीं है तो कंडीशन टूट रहा है, और कंडीशन टूटेगा तो बायर उसको रिफंड माने बेसिकली वापस रिटर्न करने के बारे में बात करेगा कि भाई ये तो परचेस कंडीशन में नहीं है, आपने कैसे मुझे बेच रहे हो? तो वो ऑब्वियसली उसको रिटर्न करेगा। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको एकदम रियल लाइफ में इस चीज को कनेक्ट करना है। आशा करता हूँ कि मैं आपको मैंने समझा पा रहा हूँ सर। आगे और भी चीजें हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या लिखता है सर? अब देखो, अब रट्टू तोता बनना है बनो, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद रट्टूगिरी। रट्टू माने मुकुष्ट विद्या, ठीक है। मुझे रट्टूगिरी से या मुकुष्ट विद्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी करो, एकदम दिमाग में भर लो, ठीक है, भर दो झोली अपनी। किससे? ठीक है, रट 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 के, लेकिन समझ के रटो तो मजा आ जाएगा सर। तो कंडीशन क्या है? एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन क्या है? एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी किसी गुड्स का डील हो रहा है, उसमें जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, वो कंडीशन है। जैसे मैं आपको बोला ना, फ्रेश दूध बेचना है, तो दूध का फ्रेश होना उसका बेसिक कंडीशन, ठीक है। पनीर, फ्रेश पनीर बेचना है, फ्रेश होना उसका बेसिक कंडीशन। एक बिस्किट पैकेट परचेस करेंगे, अगर बिस्किट पहले से पूरा टूटा हुआ है, तो वो बिस्किट पैकेट सेलेबल कंडीशन में नहीं होना चाहिए, है ना। वो अलग बात है, कोई एक्सेप्ट कर लिया, सेलर भी बेच दिया, वो अलग बात है, लेकिन बिस्किट गोटा होगा, है ना, होल होल में रहेगा तभी ना लेंगे। अरे कंप्लीट हालत में रहेगा, गोटा हालत में रहेगा, होल इन द सेंस गोटा, ठीक है। तो गोटा रहेगा तब ना लेंगे सर, पूरा का पूरा। तो वो मेन पर्पस है। कंडीशन क्या होता है सर? मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर वारंटी जो होता है ना, वो मेन पर्पस नहीं होता, वो कोलेटरल टू द मेन पर्पस होता है। ये एसेंशियल है, ये कोलेटरल है। ये एसेंशियल है, ये कोलेटरल है। कोलेटरल माने ये किसी चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोलेटरल माने वो डायरेक्ट नहीं डिपेंड नहीं है, वो एसेंशियल नहीं है। बेचने के लिए जरूरी नहीं है वारंटी, ठीक है। बात को समझे, कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वारंटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, एसेंशियल नहीं है। जैसे हम लोग, ये तो आईफोन है, चलो इसका वारंटी समझ में आता है। आप मार्केट से दूध खरीदने चाहते हो, आप दूध वालों को पूछते हो क्या वारंटी दे दो इसका? हाँ, ऑब्वियसली नहीं ना। तो
सेल करने के लिए वारंटी इज नॉट मैंडेटरी बट इट्स अ कोलैटरल फैक्ट जो उस प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली जब भी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, उसका वारंटी इंपॉर्टेंट कर जाता है। जब भी प्रोडक्ट लिटिल बिट एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो उसका वारंटी बिल्कुल मैटर करता है। इसीलिए वारंटी जो होता है ना सर, वो कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एसेंशियल टू द मेन पर्पस नहीं। एसेंशियल टू द मेन पर्पस नहीं होता, कोलैटरल टू द मेन पर्पस होता है। इसमें ब्रीच होते हैं और रिपुडिएट होता है, माने वापस कॉन्ट्रैक्ट को करना पड़ता है, ब्रीच हो सकता है। कंडीशन टूट गया माने पूरा का पूरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और यहाँ पर क्या है कि अगर आप वारंटी अगर टूटता है ना तो यहाँ पर डैमेज क्लेम होते हैं। बात समझ गए सर? अगर वारंटी टूट गया तो डैमेज क्लेम होगा। माने मानो कि आपने आईफोन परचेज किया, बात को समझे सर, आपने आईफोन परचेज किया, आपके आईफोन 1 साल के अंदर, जैसे यहाँ पर बोला था 1 ईयर लिमिटेड वारंटी, ठीक है, 1 साल का लिमिटेड वारंटी आपको कंपनी पहले से ही बोला था। और इसके बीच में आपके आईफोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, और आप इसको लेके कंपनी के सर्विस सेंटर में जाते हो और कंपनी बोलता है नहीं नहीं ये तो हम सर्विस नहीं दे सकते। तो ये कंपनी क्या कर रहा है, आपको वारंटी का वादा करके निभा नहीं रहा है। आपको बोला था वारंटी देंगे और बाद में वारंटी निभा नहीं रहा है। तो सिंपल बात है, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा पर ये निभाने में नाकाम हो रहा है, तो ये ब्रीच हो रहा है। तो अगर ऐसा कभी करता है और अगर आप कोड ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते हो, ठीक है, ऑब्वियसली प्रूव करना पड़ता है कि भाई ये कंपनी ने मेरे को वारंटी दिया था फिर भी मेरे को वारंटी नहीं मिला, ठीक है, बेचने के टाइम पे बोला था बट अभी ना बोल रहा है। इफ यू कैन प्रूव इट इन ए कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर कोर्ट देन आपको उसका डैमेज क्लेम मिलेगा। सिंपल। तो इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें क्या हो रहा है, कंडीशन अगर टूट जाता है, कंडीशन टूटेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही टूट गया, ठीक है। तो माने जिस कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था वो कंडीशन ही अगर नहीं रहा तो एकदम कंप्लीटली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो कंप्लीट ब्रीच हो जाएगा। पर वारंटी टूटने पे डैमेज क्लेम हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा। डैमेज क्लेम हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे टूटेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा सर, क्योंकि वो मेन पर्पस नहीं है, वो मेन पर्पस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस नहीं है। आप डैमेज क्लेम के लिए बिल्कुल जा सकते हो बट आप ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। अगर कभी ऐसा होता है बायर और सेलर के बीच में, ध्यान से बात को सुनो सर, अगर कभी ऐसा होता है बायर और सेलर के बीच में प्रोडक्ट को लेके कि बायर आपको जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका कंडीशन में कुछ इशू हो गया, यानी जिस कंडीशन में या जिस हालत में उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए था अल्टीमेटली कंडीशन मिसिंग है, ठीक है। जैसे मानो कि आप कार खरीदने गए, ठीक है, आप कार खरीदने गए, ध्यान से सुनना बात को सर, घर बन रहा है कि कार बन रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ड्राइंग बड़ा गजब है सर, चक्का लगा रहे। एक कार है, ठीक है, ये वर्ल्ड क्लास डिजाइन है, टाटा मेरे साथ रिसेंटली कम्युनिकेट किया है कि इस डिजाइन का एक कार बनाएगा। आप लोग देख लो सर ब्लूप्रिंट है। छोड़ो सर मजाक कर रहा हूँ बट आप कार को देखो सर, अरे वाह, ये अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, अब थोड़ा कार का डिजाइन है। सर मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है मुझे पता है, पर थोड़ी ना ड्राइंग क्लास चला रहा हूँ मैं, चलेगा सर। तो ये कार आपको किसी को सेल करना है, अच्छा आप मुझे बताओ, कार में जितना व्हील होना चाहिए, मानो 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर में एक व्हील नहीं है, क्या ये सेलेबल कंडीशन में है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं किसी को सेल करने जाऊंगा 4 व्हील के नाम पे उसको 3 व्हील बेचूंगा, मतलब ऐसे तो 4 व्हीलर है बट उसके एक व्हील टूटा हुआ है या फिर उसका शीशा टूटा हुआ है, उसका सीट टूटा हुआ है, सीट बेल्ट नहीं है, स्टीयरिंग में इश्यूज है, तो कंडीशन मिसिंग, तो बंदा बाई करेगा क्यों, किस किस लिए करेगा, है ना। तो ये ब्रीच होगा, रेपुडिएट हो जाएगा। रेपुडिएट करने का मतलब ये होता है जब किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना, ठीक है, माने जो वादा निभाने के लिए रेडी हो रहा था उसको कैंसिल करते हैं, सिंपल, उसे रेपुडिएशन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। और ब्रीच वारंटी टूटने में क्या है कि मानो कंपनी ने बोला था कि हाँ आपको वारंटी दिया जाएगा
पर कंपनी किसी कारण से वारंटी देने में नाकाम है, फेलियर हो रहा है, तो इन दैट केस यू कैन क्लेम डैमेज फॉर दैट, बट अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते. दैट्स अ मेन पर्पस ऑफ दिस टॉपिक. अब आगे का खेल भी देख लो सर. इसमें सेक्शन 11 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है. इसे प्यार से कोई कोई सोगा सोगा भी करते हैं, ठीक है. सोगा बने सेल ऑफ गुड्स एक्ट. आजकल लोगों को पूरा नाम बोलने में बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए हर चीज का शॉर्ट नेम डेवलप कर लेते हैं. कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता है, अरे शॉर्ट नाम क्या है इसका, ठीक है. फिर पता चला अरे सोगा. एक स्टूडेंट एक दिन मेरे को बोल रहे हैं सर सोगा सोगा कर रहा है. मैं बोली क्या सोगा क्या है, फिर पता चला वो ये तो शॉर्ट नेम में बोलता है, ठीक है. जो भी हो सर, चलो. एक्चुअली यूज होता है सोगा, बड़ा पॉपुलर है 1930. अच्छा, stipulation as to time, section 11. The stipulation as to time, unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be the essence of the contract of sale. Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract, not depends on the terms of the contract. समझा दो. जैसे कभी कभी क्या होता है ना, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. स्टिपुलेशन माने बेसिकली लॉ. लॉ में मतलब कहना क्या चाहता है सेक्शन 11 भी, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है उसमें टाइम कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो बेसिकली वही बता रहे हैं, एज रिगार्ड टू टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस. जब किसी चीज का प्राइस पेमेंट होता है तो कितने दिन के अंदर पेमेंट करना चाहिए. Unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as regard this is not deemed to be the essence of the contract of sale, but delivery of the goods must be made without delay. यानी पेमेंट ऑफ प्राइस के बारे में लॉ बोलता है कि ठीक है इसको आगे पीछे भी कर लो, इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है. इज नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कि पेमेंट देरी होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा. लॉ इसके बारे में ना ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, बट कहते हैं कि भाई पेमेंट बाद में होगा, देरी करके होगा, पेमेंट में डिले भी हो सकता है, बट उसे एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रखा गया. बट डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज मस्ट. डिलीवरी ऑफ गुड्स इज मस्ट विदाउट डिले. टाइम पे डिलीवरी होना चाहिए. Whether or not such a stipulation is of the essence of a contract depends on the terms agreed upon. So price for goods may be fixed by the contract or may be agreed to be fixed later on a specific manner. यानी हो सकता है कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, तो पेमेंट तुरंत कर दो, पेमेंट 5 दिन बाद करो, 5 महीने बाद करो, ठीक है. वो फिक्स किया जा सकता है. इट्स इंपॉर्टेंट, बट इसको एसेंस नहीं माना जा रहा है, ठीक है. स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ डिलीवरी आर यूजुअली द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये बहुत वाइटल है, ये बहुत वाइटल है कि भाई प्रोडक्ट के केस में स्पेसिफिकली, जैसे मानो अगर मैं ये आईफोन ऑनलाइन में ऑर्डर करता हूँ, तो सपोज मैंने पेमेंट कर दिया. अच्छा, हो सकता है मैंने पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इसको बाय नाउ किया और कंपनी मेरे को बता रहा है कि ये 1 मंथ बाद डिलीवर होगा या फिर 1 वीक बाद डिलीवरी होगा. ऐसे कहाँ कब बता रहा है, वेडनेसडे 22. अच्छा, ये 2 दिन में डिलीवरी कर देगा, ठीक है, 2 दिन में डिलीवरी कर देगा. तो ये 2 दिन में डिलीवरी होना इंपॉर्टेंट है. ये 2 दिन में डिलीवरी होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा किसी कारण से चेंज होगा तो कंपनी प्रायर नोटिस देता है कि इस कारण से मैं नहीं कर पा. बट लॉ क्या बता रहा है कि भाई सेल ऑफ गुड्स में डिलीवरी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस पेमेंट, ठीक है. प्राइस पेमेंट से डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कि कंपनी जो स्पेशली जो बड़े बड़े केस में जो होलसेल में होता है ना, मानो एक ट्रक भर के सामान जा रहा है, पेमेंट बाद में भी हो सकता है. अच्छा, पेमेंट पहले हो गया है बट पेमेंट को लेके लॉ इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है. बोलते हैं कि अगर सेल करा रहे हो ना, तो सेल कंप्लीट कराने के लिए पेमेंट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसको एसेंस नहीं मान रहे. बट डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है. डिलीवरी में अगर बहुत ज्यादा डिले हो जाता है ना तो वो कैंसिल हो सकता है. आपको ये चीज और भी आगे आगे समझ में आएगा सर, और आपको मैं आपको प्रैक्टिकली भी धीरे धीरे समझा दूंगा कि क्यों डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. डिलीवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ना एसेंस है. मानो आपने किसी को बोला कि जैसे मानो ये आईफोन मैन्युफैक्चरर अमेजन बोल रहे हैं कि भाई हमें इमीडिएटली 1000 पीसेस आईफोन भेजो, मेरा इमीडिएट नीड है क्योंकि काफी ऑर्डर आया है जो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा. तो जो आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है वो हजार पीसेस आईफोन का ऑर्डर लेता है और बोलता है कि कुछ पेमेंट करो. ठीक है, पेमेंट के बारे में सेटलमेंट हो सकता है बट वो सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है.
इंपॉर्टेंट है कि ये 1000 पीसेस कितना दिन में देना पड़ेगा, ठीक है, डिलीवरी कब तक हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है। इसका पेमेंट में एडवांस पेमेंट हो सकता है, बाद में पेमेंट हो सकता है, बीच में पेमेंट हो सकता है, कभी भी कर लो, ठीक है, बट दैट इज नॉट एसेंस। ओके, लॉ में डिलीवरी को बहुत ज्यादा इज्जत मिला है, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू कंडीशंस एंड वारंटी, चलो देखते हैं क्या बताना है यहाँ पर। सेक्शन 11 था, सेक्शन 12 में और भी चीजें हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया कि कंडीशन एंड वारंटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंडीशन एंड वारंटी के बारे में सेक्शन 12 बात करता है, स्टिपुलेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स व्हिच आर द सब्जेक्ट देयरऑफ मे बी कंडीशंस एंड वारंटी। इसके सबसेक्शन 1 माने सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 में कहते हैं सर कि कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस यही है, गाड़ी बेचोगे तो गाड़ी का कंडीशन एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बेचो आप। द ब्रीच ऑफ व्हिच गिव्स राइज टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड। अगर ये ब्रीच होता है तो यही मानेंगे, मेन कंडीशन टूट गया तो यही माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर चलो कार का ही एग्जांपल दिया, P wants to purchase a car from Q, P Q से एक गाड़ी लेना चाहता है which can have a mileage of 20 किलोमीटर पर लीटर। मैंने पी क्यू को बोल ही रहा है कि भाई हमको ऐसा गाड़ी चाहिए जो 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे। क्यू पॉइंटिंग एट ए पर्टिकुलर व्हीकल, क्यू बोल रही कि भाई आप ये गाड़ी ले लो, ठीक है, आपके लिए सूट करेगा। लेटर पी बाइज द कार बट फाइंड्स आउट लेटर ऑन दैट दिस कार ओनली हैज अ टॉप माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर। ये मैक्सिमम जब लॉन्ग रूट में चलता है तो 15 लीटर पर किलोमीटर ही देता है। नॉर्मली जब गाड़ी हाई रोड में चलता है तो ऑयल कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है। लोकल रोड में ऑयल कंजम्पशन ज्यादा होता है। आप लोग आइडिया है, क्योंकि शॉर्ट रूट में बार बार गियर चेंज करना पड़ता है, और जितना टाइम आप गियर चेंज करोगे इंजन उतना ज्यादा तेल खाता है, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग रन में क्या है ना, गियर चेंज का फ्रीक्वेंसी कम होता है तो ऑटोमेटिकली ऑयल कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, बात कुछ समझो, मैं यहाँ पर गाड़ी का, मुझे को भी इतना इंजीनियरिंग नहीं पता, पूछताछ करता रहता हूँ, ठीक है, कि सेम 15 किलोमीटर अगर आप कोलकाता शहर के अंदर चले गए ना कोई गाड़ी 20 किलोमीटर, तो वो जितना तेल कंजम्पशन करेगा वही 20 किलोमीटर अगर आप हाई रोड में चलाओगे तो उससे कम ही कंजम्पशन करेगा, शायद 1 लीटर तेल बच जाए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? यहाँ पर मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, मुझे पता है, बोलो क्या मेरा आइडिया सही है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ सर। समझता है ना? तो यहाँ पर क्या बोलता है सर कि पी क्यू को बोला था कि भाई हमको ऐसा गाड़ी दो, हमको ऐसा गाड़ी दो जो 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे सके। बट वो जो गाड़ी उसको पिन पॉइंट किया, बाद में परचेस करने के बाद ही देखा जा रहा है कि ये 15 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है। तो बेसिकली ये ब्रीच ऑफ कंडीशंस है, बिकॉज द सेलर मेड द स्टिपुलेशन व्हिच फॉर्म्स द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंस था, वो गाड़ी का फीचर्स देख के गाड़ी नहीं ले रहा था। फीचर थोड़ा बहुत कम नहीं, ये फीचर का मैटर नहीं था, ये माइलेज का मैटर था। और 5 किलोमीटर माइलेज में डिफरेंस एक ह्यूज डिफरेंस होता है, ह्यूज। स्पेशली जब कोई बिजनेस पर्पस में गाड़ी खरीदते हैं उनके लिए तो बहुत मायने रखता है। मानो आपको ओला उबेर में कैब कैब के रूप में चलाना है, ठीक है, या फिर आप किसी क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्टिंग पर्पस में ले रहे हो, सब मतलब जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं ना, ट्रांसपोर्टिंग पर्पस में, छोटा हाथी, पिकअप वैन एक्सेट्रा, उनके लिए बड़ा मायने रखता है। आपका बाइक बेसिकली सारा दिन भागेगा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, शौक में नहीं कि इवनिंग में कभी एक दिन फैमिली के साथ निकल जाएंगे। कोई सोच रहा है कि ठीक है, कभी कभी हम लोग मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं ना कि चलो निकलेंगे थोड़ा लॉन्ग ड्राइव में वीकेंड में, वो पर्पस नहीं है। उस पर्पस में अगर 5 किलोमीटर कम भी हो जाए तो उतना भी मायने नहीं रखता है, लेकिन जो डेली बिजनेस पर्पस में यूज करता है ना, उसके लिए तेल कंजम्पशन एक बहुत मायने रखता है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सर, एग्जाम्पल का गलत इस्तेमाल मत करना, समझाने के लिए और आप लोगों का अटेंशन लेने के लिए ना, कभी कभी ना ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बात कर देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसको बुरा नहीं मानते।
अच्छा, तो 15 किलोमीटर पर लीटर ये कंडीशन को तोड़ रहा है। तो इस केस में P जो है ना वो Q के अगेंस्ट में जा सकता है और उनको जाके कंपनी को जाके बोल सकते हैं कि ये गाड़ी चेंज कर दो, क्योंकि ये टोटल कंडीशन में ही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बिकॉज वो मेन पर्पस। अच्छा, इन दिस केस द माइलेज वाज अ स्टिपुलेशन, क्योंकि वो बार बार ना माइलेज पे फोकस किया। वैसा नहीं बोला था कि मेरे को एक देखने में सुंदर गाड़ी दे दो, मेरे को एक लाल कलर का गाड़ी दे दो और लाल की जगह नील कार दे दिया। ठीक है, तो माइलेज वाज अ स्टिपुलेशन हियर that was essential to the main purpose of the contract, and hence it's a breach. It's a breach of condition. ये breach of condition बस। अच्छा, वारंटी के बारे में क्या कहते हैं? तो वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलैटरल, दिस इज नॉट एसेंशियल, इट्स अ कोलैटरल, पॉइंट टू बी नोटेड। कोलैटरल माने एसेंशियल नहीं होता। The stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to claim for damages, but not a right to reject the goods. Not a right to reject the goods. आप goods को reject नहीं कर सकते। अब डैमेज क्लेम के लिए बिल्कुल बातचीत कर सकते, इसको रेपुटेशन कहते हैं। सेक्शन सबसेक्शन 3, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो ये वारंटी है। तो वारंटी का यहाँ पर भी एग्जांपल दिया है। चलो, तो मैं पहले ही आप लोगों के साथ बात कर रहा था, कोई बात नहीं सर, कभी कभी ना किताबी बात पढ़ना भी चाहिए। ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं ना, लोगों को लगता है गप्पे मार रहे हैं, किताब से पढ़ते हैं। हाँ पढ़ रहे। राम कंसल्ट श्याम, राम कंसल्ट श्याम, a motor car dealer for a car suitable for touring purpose to promote the sale of his product. ऐसा गाड़ी मेरे को सजेस्ट करो, राम श्याम से कंसल्ट कर रहे हैं कि ऐसा कार सजेस्ट करो जो टूरिंग पर्पस के लिए अच्छा रहेगा, स्पेसिफिकली मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए बिजनेस पर्पस में अच्छा रहेगा। श्याम ने सजेस्ट किया मारुति, राम उसी की बातों पे आके ये खरीद लिया श्याम से। जो कार है वो टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर द टूरिंग पर्पस। Here the term that the car should be suitable for touring purpose is a condition of the contract. It is so vital that its non-fulfillment defeats the very purpose of which Ram purchased the car. So Ram is therefore entitled to reject the car and have refund the price. समझ रहे सर, ये भी कंडीशन टूटा। दिस इज ऑल्सो नॉट वारंटी, ये भी कंडीशन टूटा। अगर वारंटी टूटता है ना तो उस केस में थोड़े डिफरेंट चीज होते हैं, मैं आगे आता हूँ सर। अच्छा, लेट अस assume Ram buys a new Maruti car from his showroom and the car is guaranteed against any manufacturing defect. राम ये मारुति कार किसी शोरूम से परचेज करता और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के ऊपर कोई गारंटी दिया था, वारंटी बेसिकली। डिफेक्ट अंडर नॉर्मल यूजेज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होता है, इंजन में, गाड़ी के स्टीयरिंग्स में, ठीक है, जहां जहां नॉर्मली मिलता है, नॉर्मल यूजेज में। हाँ, नॉर्मल यूजेज माने बिल्कुल नॉर्मल यूजेज, ऐसा कुछ भी नहीं जो गाड़ी के लिए सूटेबल नहीं है। मैंने कोई रेस पर्पस में एक मारुति ओमनी कार लेके, ठीक है, आजकल ओमनी तो उतना मिलता नहीं है, आजकल ओमनी की जगह क्या मिलता है, एक मारुति का एक आया है सर, वैन टाइप का ही, मल्टीपर्पज बोलते हैं उसको। ओमनी जैसे पहले हुआ करता था, आजकल क्या है, नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है आप लोग जानते हो? ओमनी का सब्स्टिट्यूट है मारुति का, क्या नाम है? अरे महंगा गाड़ी तो बहुत जानते हो, थोड़ा सस्ता गाड़ी भी जाना कर। मारुति मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस, ये इको, इको देखा, मल्टीपर्पस है। इसमें आप थोड़ा बहुत हीट वगैरह हटा के इसको आप बिजनेस पर्पस में सामान ढोने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे पहले मारुति ओमनी होता था ना सर, उसी का है। इंडिया का भी करेंटली वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग कार है ये। आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, आई नो दैट, बट ये पसंद का बात ही नहीं है, ये बिजनेस पर्पस का मैटर है। टाटा ये कार इसलिए नहीं बनाया कि आप इसको लेके लोगों को शो ऑफ करो, अब इसलिए पर्पसफुल कार है। ठीक है, बिजनेस पर्पस एज वेल एज कभी कभी छोटा मोटा फैमिली ट्रिप बड़ा काम आ जाता है। अब इसमें अगर आप शॉक ऑफ जार, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको,
एकदम, अरे जब एक्सीडेंट होता है बलून सामने आ जाता है ना, ये सब चाहोगे, फीचर्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर कि ये वाला गाड़ी आप जिस पर्पस पे लिए हो उसी पर्पस में यूज करो। इसको लेके आप बुद्धा सर्किट में मत चले जाओ। बुद्धा सर्किट जानते हो ना, जैसे हमारे इंडिया में जैसे नॉर्मली कार रेसिंग का होता है ना स्टेडियम, जैसे बुद्धा सर्किट है, ठीक है। आप लोगों को पता है बुद्धा सर्किट क्या है? तो ये सब जनरल नॉलेज है, तो क्यों नहीं जानते, जानना चाहिए। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, ये देखो। आप कोई अगर बोलेगा कि मैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, जहां पर मतलब बेसिकली रेसिंग गेम होता है ये वाला, ठीक है, स्पोर्ट्स सिटी नोएडा में है सर, देख रहे हो सर, ये इंडिया में है, बहुत पहले बना है सर, ये देखो। आप वहां पर जाके, जहां पर ऐसे गाड़ी चलते हैं, वहां पर जाके आप वो गाड़ी में रेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल कंडीशन तो नहीं हुआ। और फिर बोलोगे कि डैमेज हो गया, तो कंपनी थोड़ी ना आपको वो डैमेज क्लेम देगा। अब 150 की स्पीड में, 200 की स्पीड में थोड़ी ना वो गाड़ी चल पाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेगुलर यूज क्या होता है, हर चीज का एक नॉर्मल यूजेज होता है। जिस पर्पस के लिए वो गाड़ी बना है आप उसको उसी पर्पस में यूज करिए, लाइक दैट। तो पॉइंट इज दैट, अगर कंपनी बोलता है जब शोरूम से परचेस करें कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलते हैं रेगुलर यूज में, तो कंपनी उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव पार्ट। इफ इट कैनॉट बी प्रॉपर्ली रिपेयर्ड, if it cannot be properly repaired after 6 months, RAM finds that the horn of the car is not working. Here in this case he cannot terminate the contract. मतलब गाड़ी का हॉर्न काम नहीं कर रहा है बोल के आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे? मजाक चल रहा है क्या? यानी इस तरह से तो कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। मैंने आज गाड़ी खरीदे, कल हॉर्न काम नहीं कर गया, तो आप जाके बोलोगे भाई हॉर्न काम नहीं कर रहा है, मेरे को गाड़ी वापस करना है, तो फिर कंपनी पागल हो जाएगा। ये कोई बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक कोलेटरल टू दी कॉन्ट्रैक्ट है कि गाड़ी का हॉर्न कभी भी, अच्छा अगर कोई परचेस करने के टाइम पे बोलता कि मेरे को वो वाला कार दो जिसका हॉर्न ठीक है ठीक है, तो फिर वो मेन पर्पस हो जाता। बट हॉर्न कभी भी मेन पर्पस होगा नहीं सर, ये एक सब पर्पस होगा, कोलेटरल होगा। तो अगर हॉर्न का प्रॉब्लम है तो कंपनी उसको ठीक करके दे देगा, उसमें क्या है। तो ये कोई रीजन नहीं हो सकता कि कोई बंदा गाड़ी परचेस किया और गाड़ी का हॉर्न खराब है या फिर ब्रेक में कुछ इश्यूज हो रहा है और वो बोलेगा मेरे को गाड़ी वापस कर। समझ में आया सर? जैसे मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ था, गाड़ी परचेस को लेके नहीं, एक मोबाइल परचेस को लेके। मैंने नोकिया का एक बेसिक फोन परचेस किया था मेरे पापा के लिए। तो वो नोकिया का फोन परचेस करने के बाद जब मैं उसको यूज कर रहा था, बेसिकली मैं नहीं, पापा यूज कर रहे थे, तो जब भी फोन इनकमिंग कॉल आता था ना, इनकमिंग कॉल के टाइम पे फोन रिसीव होना मुश्किल होता था, मैंने इतना हैंग कर जाता था, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम था। तो और ऐसे नहीं कि बार बार होता था, लेकिन स्टार्टिंग में एकदम जैसे ही मोबाइल फोन को सिम कार्ड को एक्टिवेट किया गया और फिर जैसे ही मैंने फोन को यूज करना चालू करा मेरे पापा को, तो फिर देखा कि वो बार बार, जब भी 4 बार में 2 बार 3 बार ऐसे ही हो रहा था। तो मैंने उसको रिटर्न जनरेट किया। रिटर्न जनरेट जितना बार करता हूँ, कंपनी का लोग आता है, फिर उन लोगों का एक चेकिंग करने का सिस्टम होता है कि फोन कंडीशन ठीक है, तो वो जितना ठीक चेक करके देखता है उसके मशीन के हिसाब से वो ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई जब मैं यूज करता हूँ आप चले जाओगे, क्योंकि उनके सामने फोन ठीक काम करता है, जैसे ही वो चले जाते हैं मेरा फोन फिर से वही काम प्रॉब्लम करता है। अब मैं प्रूव ही नहीं कर पा रहा था नोकिया वाले को, मैंने बेसिकली फ्लिपकार्ट से मैं लिया था, तो फ्लिपकार्ट को मैं प्रूव ही नहीं कर पा रहा था कि फोन में सच में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, 2 बार मैंने फोन को रिटर्न किया, फोन बेसिकली रिटर्न तो वो लोग किया नहीं, ठीक है। एक बार मैंने रिप्लेसमेंट ऑर्डर किया तो बदले में दूसरा फोन देके गया। फिर एक बार रिप्लेसमेंट के बाद वो लोग और रिप्लेस के लिए सेकेंड फोन जो मैंने ऑर्डर किया उसमें भी सेम प्रॉब्लम था। मुझे नहीं पता कि वो सेम फोन को ही मेरे को रिप्लेस करके दे दिया था शायद, आई डोंट नो। बट बेसिकली कंपनी की तरफ से यही हुआ था कि वो मेरे को रिटर्न तो कर ही नहीं रहा। तो फिर लास्ट में मैं होपलेस थोड़ा हो गया, मैं सोचा कि पता नहीं अब क्या, मैं सोचा कि मेरा गया 5-6 हज़ार जो भी था मेरा गया, बेसिक फोन था। तो फिर मैं पापा को बोला आप कुछ दिन यूज करो, देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर
कस्टमर केयर में जाना पड़ेगा, मैंने सर्विस सेंटर पे, क्योंकि 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी में था। लेकिन रिप्लेस या रिटर्न तो नहीं हो सकता, मैंने मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बताने की कोशिश। मैंने ऐसा नहीं कि फोन में कोई, मैंने फोन में बाकी जो भी कंडीशन था वो सारा ठीक था, लेकिन जब भी फोन इनकमिंग होता है तब ना वो रिसीव नहीं हो पाता। बाकी आउटगोइंग कॉल में भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ऐप ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक प्रॉब्लम था, इनकमिंग कॉल में फोन हैंग कर रहा है। बट बाकी किसी भी तरह टाइप इवन यूट्यूब वगैरह में चलता है, उसमें बेसिक फीचर फोन है, तो सब कुछ ठीक ठाक, सिर्फ इनकमिंग कॉल में ही दिक्कत है। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, बट अल्टीमेटली कंपनी ने मेरा रिटर्न तो रिक्वेस्ट किया, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैं फर्स्ट्रेट हो गया। लेकिन एक्चुअली देखो यही कंडीशन यहाँ पर भी लग रहा था। कंपनी का मानना है कि भाई प्रॉब्लम है, सर्विस सेंटर में लेके आओ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट काम कर रहा है, कंपनी एकदम फ्लिपकार्ट हमारे साथ एकदम सेल ऑफ गुड्स की तरह ही काम कर रहा है, वो लॉ तोड़ नहीं रहा है। मैं फर्स्ट्रेट हो रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है भाई मेरा 6000 फंस गया, पापा को एक फोन दिया वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, पापा फर्स्ट्रेट हो रहा है क्योंकि पापा का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन फ्लिपकार्ट अपना सेल ऑफ गुड्स लागू कर रहा है, वो सेल ऑफ गुड्स लागू कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा, मुझे सेम दाम में आप नोकिया की जगह दूसरा फोन देते। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आई डोंट नीड रिफंड, बट रिप्लेस दिस नोकिया फोन विद एनी अदर फोन। बट उनका मानना है नहीं, अगर नोकिया की जगह मैं सैमसंग ऑर्डर कर रहा था, मैं उनको ये भी रिक्वेस्ट किया फोन करके उनके सर्विस सेंटर, सॉरी कस्टमर केयर पे, कि मैं रिफंड नहीं चाहता, मैं 1 हफ्ता के अंदर ही किया, बट आपने मुझे रिप्लेस कर दो। तो वो रिप्लेस करने के लिए भी रेडी नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर मैं नोकिया की जगह सैमसंग रिप्लेस करता तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल होता, और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का जगह ही नहीं है एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट की कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही नहीं हो सकता। अगर फोन में बहुत प्रॉब्लम होता तो कंपनी शायद करता, लेकिन फोन में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कंपनी की तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई इशू नहीं। वो बार बार मेरे को यही कह रहे हैं कि भाई आप सर्विस सेंटर में जाओ, आपका फोन में कोई इशू नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है ये वारंटी के अंदर आएगा, ये वारंटी के अंदर आएगा, ये रिप्लेस के अंदर नहीं आएगा। सर आप लोग बात समझ पा रहे हो? चाहे कार हो या मोबाइल, ठीक है, या फिर एनी अदर प्रोडक्ट, सेल ऑफ गुड्स अपने जगह में काम करेगा, ठीक है। तो लेकिन सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, वो फोन अभी भी पापा के पास है और वो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है। मे भी कुछ अपडेशन इश्यूज था सॉफ्टवेयर में जो अपडेट हो गया वो, ठीक है। बट पहला 1-2 हफ्ता बहुत तंग, पेशेंस का खेल था। चलो वो अलग बात, लक अच्छा था, हो गया। सवाई बुझते बार से बोलो सर। हाँ सर, समझ आ रहा है ना? देखो Yes. कुछ बातें किताब से कर रहा हूँ, कुछ बातें एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, हाँ सर। है ना, कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाओ सर। इसके बाद जितना रटना रटना है रटो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद रट्टू तोता बनने में, ठीक है। बट समझ के रटो सर, हर चीज रट लो पर समझ के रटो। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटीज दिया है सर। कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस, ये एकदम मेन पर्पस है। वारंटी इज स्टिपुलेशन टू कोलैटरल टू द मेन पर्पस, मेन पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है, बट एसेंशियल नहीं है, कोलैटरल है। ये एसेंशियल है, ये दोनों लाइन वर्ड में फर्क है, और क्यों है वो तो आपको मैं बता दूं। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, कंडीशन में क्या है, कंडीशन ब्रीच होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वो मेन है, मेन एग्रीड पार्टी जिसके साथ धोखा होगा, ठीक है। धोखा माने माने जिनका लॉस हो रहा है, एग्रीड माने जो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ ही क्यों, ठीक है, मेरे साथ ही क्यों लॉस का सामना है, ठीक है। एग्रीड पार्टी कहते हैं, लॉ के लैंग्वेज में उन्हें एग्रीड कहते हैं, मैंने जो बताना चाहता है कि भाई मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, सेलर ने मेरे को धोखा दिया, या सेलर भी बोल सकते हैं तो बायर ने मेरे को धोखा दिया। एग्रीड पार्टी कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, agreed party can repudiate the contract or claim damages or both in the case of breach of condition, क्योंकि कंडीशन एकदम मेन पर्पस। बट अगर कोई वारंटी तोड़ता है, कोई सेलर अगर वारंटी तोड़ता है, तो बायर इन दैट केस क्लेम ओनली डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता।
ठीक है सर, जगह सबको देना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं एक तरफा हो बात, एक तरफा नहीं है, एकदम दो तरफा बातें हैं, क्योंकि बिजनेस करने का भी एक सही इकोसिस्टम भी होना चाहिए ना, नहीं तो बात बात में बायर का क्या है ना, बायर थोड़ा सा होता ही है ऐसे, जब भी हम लोग पैसा देके कहीं चीज खरीदते हैं ना, फिर हमें लगता है कि हर चीज एकदम सही होगा, ऑब्वियसली बात तो होना ही चाहिए सही होना, बट मुश्किल ये होता है ना कि अगर आप हर चीज को, अब नुक्स निकालना में कितना बड़ा चीज, छोटा मोटा बात में नुक्स लोग निकाल ही देते, ठीक है, कि इसमें थोड़ा स्क्रैच है, इसमें ना ये थोड़ा उठ गया है, कितना बात कर सकते हैं, ठीक है, ये मानो नया साड़ी खरीदे, साड़ी में कहीं एक छोटा सा सूता निकला हुआ है, मानो कि मैं उसको कांच से काटने से हो जाएगा, पर कस्टमर जाके बोलेगा नहीं इसमें ना सूता निकला हुआ है, आपने मेरे को चेंज करके दो। अब दुकानदार बेचने बैठा है कि हर बात बात पे कस्टमर का ये सब नक्शा सुनने बैठा है, समझ रहे हो बात, कस्टमर गजब अजब अजब कस्टमर होता है, ठीक है, मतलब हम लोग भी कस्टमर हो सकते हैं कभी, ऐसा बात नहीं है, बट मैं यहाँ पर किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, कस्टमर का कैरेक्टर, तो गजब कैरेक्टर, अगर आप बिजनेस करोगे ना तो पता लगेगा, जो करते हैं जिनकी फैमिली में है उनको जरूर पता होगा कि कस्टमर की हर चीज होती है, ठीक है, पैसा ऐसा मैंने प्रॉब्लम निकाल के दिखाएगा ना आपको, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी कोई आके बोल सकता है, और ये सब डट के सामना करना पड़ता है बिजनेसमैन को, और ये सब टेंशन ना नॉर्मल लोग लेना पसंद नहीं करता, बोलते हैं इससे अच्छा जॉब कर लेते यार, इतना कौन सुनेगा, ठीक है, अरे भाई जॉब में बॉस का सुनना पड़ता है, बिजनेस में कस्टमर का, अब आप देखो इसके बाहर कुछ है कि नहीं, तुम्हें जॉब और बिजनेस इसके बाहर कुछ है क्या, कुछ नहीं है, लिख के रख लो एक बार, आइदर यू हैव टू डू योर ओन बिजनेस और यू हैव टू हैंडल अदर्स बिजनेस, मैंने या तो आप खुद का काम करो या फिर किसी और का बिजनेस संभालो, बिजनेस तो आपको करना है, बट जब हम दूसरे का बिजनेस संभालते हैं उसे जॉब कहते हैं, और जब हम खुद का बिजनेस संभालते हैं उसे एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस मैन कहलाते हैं, ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं है, किसी ना किसी का तो सुनना पड़ेगा, कोई बोले नहीं मैं किसी का नहीं सुनता, अरे सुनना तो पड़ेगा सर, कैसे आप कैसे बोल सकते हैं, आप बोला ना तो लिख के रख लो, जिंदगी में जो सुना नहीं वो बढ़ ही नहीं सकता, सुनना तो पड़ेगा, चाहे गलती आपका हो चाहे गलती किसी और का हो, बट यू हैव टू रेडी फॉर दैट। अब आप बोलोगे सर कैसे कह सकते हो, सर ये बस यही तजुर्बा, खुद को देखता हूँ कभी कभी, दूसरे को देखता हूँ, देख रहा हूँ सर, देख के सीख रहा हूँ, आप भी देखोगे आप भी सीखोगे, नहीं सर मैं किसी का नहीं सुनता, मैं आजकल देखता हूँ यूथ को, उसका मेरे को बोल दिया, मेरे पापा मेरे को कभी नहीं डांटा, तुम कैसे मेरे को बोल सकते हो ऐसे ऐसे बात करता है सर यूथ, अरे भाई पापा तुमको लाड देता है, रियल लाइफ तुमको लाड नहीं देगा, वो तुमको क्या बोलते हैं ना उसको, वो तुमको स्वाद चखाएगा, भाई आ जा जिंदगी जीना देख ले, ठीक है, माँ पापा का जो सुख है ना, वो माँ पापा का सुख ना वो बाहर नहीं मिलेगा, आउटर वर्ल्ड इज नॉट लाइक दैट, जो भी हो, चलो आ जाता हूँ, कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशंस, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, कंडीशन टूटा तो वारंटी भी टूट जाता है, क्योंकि जब मेन पर्पस ही खत्म हो गया तो वारंटी और किस बात की, लेकिन वारंटी टूटा तो ये नहीं बोल सकते कि कंडीशन टूट गया, बात समझे कि नहीं, ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, वारंटी टूट गया तो ये नहीं कह सकते कि कंडीशन ही टूट गया, समझ गए सर, इसको समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक अलग टाइप का एग्जाम्पल चल रहा है, बोलना चाहिए कि आई डोंट नो, जैसे आजकल सर, चलो मैं बोल ही देता हूँ, रख के क्या होगा सर, ब्रेकअप वर्ड सुने सर, ब्रेकअप सॉन्ग भी निकल जा रहे हैं क्या आजकल, हाँ ब्रेकअप सॉन्ग, डिवोर्स, अच्छा ब्रेकअप हो जाता है प्री मैरिटल टाइम पे ब्रेकअप होता है, मैंने शादी से पहले जो प्यार है वो अगर टूट गया तो ब्रेकअप, और शादी के बाद जो ब्रेकअप होता है उसे डिवोर्स कहते हैं, है ना सर, ये सर नो, आप लोग जानते हो, इतना बड़े आप लोग हो गए सर, ठीक है, एक प्री मैरिज ब्रेकअप है, एक पोस्ट मैरिज ब्रेकअप, सर अब इसमें एक चीज सुनो, ये जो ब्रेकअप ये डिवोर्स इतना आसान नहीं है, ब्रेकअप फिर भी आसान इसलिए है क्योंकि ये लीगल मतलब क्या बोलेंगे, इसका इसके पीछे कोई लीगलिटी नहीं है, इसलिए ब्रेकअप कॉम्पिटिटिवली इजी है, बट डिवोर्स इज नॉट वेरी इजी, आपके मर्जी से डिवोर्स नहीं हो सकता,
कोई बोला कि शादी से पहले तुमने मेरे को वादा किया था कि मानो एक लड़की लड़का लड़का से बोल रहा है, ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करूँ, मैं किसी को खराब बुरा नहीं बोल, जस्ट एन एग्जाम्पल। मानो लड़की की तरफ से बोला जा रहा है कि भाई शादी से पहले बोला था कि मेरे को शादी के बाद एक फ्लैट गिफ्ट करेगा, ठीक है, और ये शादी का तोहफा होगा। पर शादी के बाद फ्लैट तो छोड़ो, ठीक है, एक कमरा तक नहीं मिला, ठीक है, रेंट के कमरे में रह रहे हैं। प्लीज टेल मी, क्या इसके कारण शादी टूट जाता है? मैंने टूट जाना चाहिए? हेलो। अब कोई बोलेगा कि इसके लिए मैं मैरिज तोड़ दूं, इसके लिए डिवोर्स कर दूं, क्योंकि शादी के बाद फ्लैट देने का वादा करके हस्बैंड जो है वो वाइफ को नहीं दे पाया, या फिर डायमंड रिंग देने के नाम पे एक गोल्ड का रिंग दे दिया, या फिर गोल्ड भी नहीं, चलो एक क्या बोलेंगे, डायमंड की जगह एक सिल्वर का चेन दे दिया। तो लड़की क्या बोलेगा कि मैं शादी तोड़ दूंगा? बोल सकता है, पर ये शादी नहीं तोड़ पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है इंडिया में शादी तोड़ना, ठीक है, इतना आसान नहीं। शादी करना कॉम्पेरेटिवली आसान है, शादी तोड़ना नहीं। ये इंडिया है इसीलिए ऐसा है। इसमें कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, पर अच्छा ज्यादा होता है सर, क्योंकि फैमिली में बॉन्डेज टिक जाता है ना, क्योंकि शादी जो है ना वो उसका मेन कंडीशन शादी होता है। तो फैमिली का मिलन, तो इंसान का मिलन, वो उसका मेन कंडीशन है, पवित्र बंधन माना गया है। अब उसके बीच बीच में भाई शादी के बाद ये तोहफा वो तोहफा, ठीक है, वो अगर नहीं हुआ ना, वो वारंटी की तरह हो सकता है, उसके लिए शादी नहीं टूट सकती। हाँ, कोई बोलेगा कि मैं क्लेम करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, जा सकते हैं, पर्सनल जिंदगी भी बहुत मुश्किल में आ जाएगा। और जो होता है वो तो दिखता है मैं मानता हूँ लोगों का पर्सनल जिंदगी का मैटर है, बट फिर भी मैं आपको बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ बात किया कि भाई ये भी एक तरह का मैटर है कि मेन कंडीशन जब तक नहीं टूटता है ना, तब तक तोड़ना मुश्किल है। प्रोडक्ट हो या शादी, ठीक है, जैसे देखो ना मोहम्मद शामी, ठीक है, ग्रेट क्रिकेटर, उसका इश्यूज पूरा सबको दुनिया को पता है। तो मोहम्मद शामी जिस लड़की के साथ शादी हुआ, चीयर लीडर थे कोलकाता नाइट राइडर्स में, वहां पर हसीन जहां बोल के, मैं थोड़ा देख रहा था क्योंकि आजकल शामी बड़ा छाया हुआ है। तो उसका केस डिवोर्स केस चल रहा है, लेकिन इतना आसान है क्या डिवोर्स पाना? इतना आसान नहीं। कोर्ट बार बार यही कोशिश करेगा कि इनका जिंदगी में इसका शादी टिक जाए, शादी टिक जाए, कोर्ट यही करेगा। भले ही आप कितना भी बोलो कि नहीं मुझे नहीं रहना है, नहीं मुझे नहीं रहना है, लेकिन कोर्ट कभी भी आपको नहीं होने देगा, क्योंकि वो हमेशा चाहेगा कि कंडीशन जो है ना वो जब तक नहीं टूटता है तो कभी भी ब्रीच नहीं होगा, क्योंकि वो जिंदगी का मामला है। गुड्स वगैरह मैटर में इतना भी बड़ा मैटर नहीं है, पर इसमें भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। चलो, मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया सर, नथिंग मोर देन दैट। এই বুঝতে পারা যাচ্ছে তো? सर हम लोग इतना मैच्योर नहीं हुए, आप बहुत मैच्योर बात कर रहे हो। अरे नहीं यार, आप लोग बहुत मैच्योर हो, ठीक है, नाटक करते हो ना समझने का। चल, अच्छा, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, सेक्शन 13, सेक्शन 13, सेक्शन 13 क्या है सर? सेक्शन 13 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशन को वारंटी कब ट्रीट करे इसके बारे में बात करें। मैंने नॉर्मली कंडीशन को कभी भी वारंटी ट्रीट नहीं करना चाहिए, बट देयर मे बी सर्टेन सिचुएशंस जब कंडीशंस को भी वारंटी ट्रीट किया जाता है। ओके, देयर मे बी सर्टेन सिचुएशन जब कंडीशंस को भी वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। सर कब, क्यों, कहाँ पता लगेगा? जैसे एग्जांपल देखो, A agrees to supply B 10 bags of first quality sugar at the rate 625 per bag, but supplies only second quality sugar, the price of which is 600 per bag. There is a breach of condition and the buyer can reject the goods. But if the buyer so elects, he may treat it as a breach of warranty, accept the second quality sugar and claim damages of 25 per bag. सर बहुत सिंपल बात है, जिसको समझ में आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नहीं समझा वो थोड़ा सा बने रहो। जैसे ग्रोसरी स्टोर में हर तरह का ना थोड़ा सा क्या होता है ना, मैंने क्वालिटी होते हैं, ठीक है, नॉट जस्ट इन ग्रोसरी स्टोर, आई थिंक इन डिफरेंट सिनारियो हर तरह का एक क्वालिटी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि चीनी के बारे में बोला है, तो मैं आपको बताता हूँ। मानो मैं ग्रोसरी में होलसेलर, मैं, ठीक है,
तो मैं ग्रोसरी में होलसेलिंग करता हूँ, और मानो आप में से कोई रिटेलर और मेरे पास आए हो चीनी खरीदने के लिए। सर मेरे पास ना दो क्वालिटी का चीनी है। एक चीनी का दाम 625 टका पर केजी, सॉरी पर केजी नहीं, पर बैग। नॉर्मली 50 केजी का बैग होता है सर, पर 50 केजी बैग। और एक क्वालिटी है 600 टका पर 50 केजी। ना पॉइंट इज दैट, तुम में से कोई जिसका रिटेल शॉप है, मानो किसका मैं मानू, चलो मैं एक काम करता हूँ, नील का मान, ओके नील, नील का रिटेल शॉप है सर। तो नील रिटेलर है, चीनी खरीदने आया है मेरे पास। तो नील मेरे को बोल के गया था कि 625 टका वाला सर मेरे को दे देना, यही मेरे को चाहिए 10 बैग। पर मैं निकला बदमाश, ठीक है, मैं निकला बदमाश। मैं क्या किया, मैं 10 बैग बेचा नील को, डिलीवरी किया 10 बैग, पर 625 वाला नहीं, 600 वाला। तो बेसिकली मैंने कंडीशन ही तोड़ दिया, है ना सर। मैं कंडीशन तोड़ा कि नहीं तोड़ा, बोलो कि नील बोल, क्या मैंने कंडीशन तोड़ दिया? यस और नो? 625 की जगह 600 टका का चीनी का बैग बेच के मैंने कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंशियल पार्ट तोड़ा कि नहीं तोड़ा? हाँ या ना, इतना बोलो सर। अरे कुछ तो कहो, कोई भी। अगर नील को मेरा आवाज नहीं आ रहा है, बाकी लोग भी तो सुन पा रहे हो, थोड़ी ना ये सिर्फ नील की हिंदी। ये सब बोलो, यस क्या सर। मैंने कंडीशन तोड़ा? बिल्कुल तो नॉर्मली क्या होता है सर बिजनेस में, अगर সে मेन আমার कंडीशन, আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ আসছে নীল আসছে, কে সবাই কি আমার আওয়াজ পাচ্ছে কি পাচ্ছে না? এনি নেটওয়ার্ক ইস্যু স্যার, मेरे तरफ से कोई আমার আওয়াজ সবাই পাচ্ছে प्लीज? Yes, sir. ओके सर। सो यहाँ पर देखो 625 का बैग डिलीवरी करना कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल पार्ट था, पर मैंने ये एसेंशियल चीज को ही हटा दी और मैंने 600 का बैग बेचा। अच्छा नील अभी क्या कर सकता है, नील के पास दो ऑप्शन, या तो नील पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे और मेरे से पूरा का पूरा पैसा वापस, फुल रिफंड, या फिर नील ऐसा भी कर सकता है। नील यहाँ पर सेकंड ऑप्शन नील के पास, मैंने फुल रिफंड करना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है और इसको रेपुडिएशन में डाल देना, रेपुडिएट कर देना। ये कंडीशन, ये मेन है, कंडीशन तोड़ देना यही मेन। लेकिन सेकंड ऑप्शन भी उसके पास अवेलेबल होगा। वो क्या कर सकता है, वो 600 बोल के, ये जो है ना उसको पता लग जाएगा और वो मेरे को बोलेगा कि देखो सर आपने ना, ठीक है, वो मेरे को क्या बोलता है, मेरे को ईमेल करता है कि मिस्टर भादुड़ी आपने क्या किया, आपने ना मेरे को 600 का चीज 625 बोल के चिपका दिया। तो आप एक काम करो, मैं 600 का बैग रख लेता हूँ, ठीक है, आपने कंडीशन तोड़ा पर मैं इसको कैंसिल नहीं करता, उल्टा आप एक काम करो 25 टका करके 10 बैग का दाम मेरे को वापस कर दो, जितना तुमने ज्यादा ले लिया। नील मेरे को ईमेल करता है, ठीक है, बिजनेस ईमेल, मेरे को रिफंड के लिए क्या बोलते हैं कि 25x10। तो ये उसको कंडीशन तोड़ा नहीं माना, वो सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहा है, वो सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहा है, तभी वो ना डैमेज क्लेम करना, वो सिर्फ डैमेज क्लेम करेगा। तो 25 टका पर बैग मैं नील को रिफंड कर दूंगा ना, तो ये मैटर सेटल हो जाएगा और इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं, ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। जहां पर एक्चुअल में ये ब्रीच ऑफ कंडीशन ही हुआ था, पर यहाँ पर बायर इस ब्रीच ऑफ कंडीशंस को ब्रीच ऑफ वारंटी के तरफ लेके चला गया, इसीलिए ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी में बदल गया। सो व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। ये सिचुएशंस यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ पर मेनली 4 सिचुएशंस होते हैं जब ये सिचुएशंस एक्चुअली बनता है। द फॉलोइंग केसेस, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशंस, ठीक है।
देयर आर सम सिचुएशंस जहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, भले ही कंडीशन टूट जाए, तो आप उसको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करते हैं। जैसे कि where the buyer altogether waives the performance of the conditions, a party may for his own benefit waive the stipulations। जैसे यहाँ पर नील ने किया ना सर, नील अपने बेनिफिट के लिए और झमेला ना लेने के लिए, क्योंकि 600 टका केजी चीनी भी नील बेच सकता है मार्केट में, ठीक है, लेकिन ताकि वो उसका भी बेनिफिट है इसमें, इसलिए और ज्यादा झमेला नहीं। इट शुड बी वॉलंटरी वेवर बाय बायर। ये बायर की तरफ से, मतलब जैसे यहाँ पर नील बायर बना था ना, तो ये बायर की तरफ से एक वॉलंटरी वेवर, वेव करना माने हटा देना, वेवर माने हटा देना, माने कंडीशंस भले ही टूटा था पर फिर भी ब्रीच नहीं करेगा, ब्रीच के लिए क्लेम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेगा, ये बायर की तरफ से। where the buyer elect to treat the breach of condition as one of a warranty, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एक सेम टू सेम। नील इसको कंडीशन तोड़ना नहीं माना, नील इसको कंडीशन तोड़ना नहीं माना, उसने सोचा, उसने क्या ट्रीट किया कि भाई 625 के जगह वो मेरे को बोला ठीक है सर, 625 के जगह आप मेरे को 600 क्वालिटी का दिए ना, तो मैंने आपको 25 टका ज्यादा दे दिया था, तो 25 करके 10 टका आप वापस कर दो। ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली कंडीशन टूटा था पर फिर भी बायर क्या कर रहा है, मेरे को बोल रहा है कि भाई कंडीशन तोड़ा पर मैं इसको वारंटी तोड़ा मानूंगा, ठीक है, इसीलिए मेरे से डैमेज क्लेम कर रहा है। तो ये जो 25x10 है ना, ये 250 रुपीज, ये एक्चुअली लॉ की एंगल से ये डैमेज क्लेम, ये लॉ के एंगल से डैमेज क्लेम। So that is to say, he may claim on the damage instead of repudiating the contract. If the buyer has not waived the conditions but decided to treat it as a warranty, buyer यहाँ पर कंडीशन को वेव नहीं किया, बल्कि वो इसको वारंटी तोड़ा, ये कॉन्सेप्ट को मान लिया, बिकॉज पोजीशन है, इसीलिए जगह है कि नहीं वो देखो, जगह है उसके पास, तो जब बायर के पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होगा वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। समझ रहे हो ना सर? तीसरा, where the contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole goods or any part thereof, acceptance means acceptance as envisaged in section 72 of the Indian contract। मैंने कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे भी जनरेट हो सकता है जहां पर अगर बाई चांस आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े ना कि एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज है। व्हाट अ लाइटेड मैच इन ए लाइट ऑफ गन पाउडर, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हैं उनको पता है ना, व्हाट ए लाइटेड मैच इन ए गन, इन ए चेन ऑफ गन पाउडर। मैंने एक्सेप्टेंस एक बार हो गया तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से अगर एक्सेप्टेंस हो जाता है ना नील की तरफ से, बायर की तरफ से, तो उसको चेंज करना मुश्किल है। तो इस तरह से भी कंडीशन कभी कभी सिचुएशन बाध्य करता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, ठीक है, मैंने उसको सेवरेबल नहीं किया जा सकता, बायर को एक्सेप्ट कर लिया, द होल गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ, एक्सेप्टेंस मींस एक्सेप्टेंस। सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन क्लियर होता है, रेडी होता है, जो चेंज नहीं किया जा सकता। एंड पॉइंट 4 क्या है सर, वेयर फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशंस और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। मैंने चेंज होना इम्पॉसिबल है, वही सेम बात कनेक्टेड है, ठीक है, एक बार सेक्शन 72 का दुहाई दे दिया और एक बार इम्पॉसिबिलिटी का दुहाई दे, ठीक है। वैसे 4 सिनारियों में भले ही कंडीशन टूटे, ठीक है, भले ही कंडीशन टूटे, पर हम उसे तोड़ नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट वारंटी में बदल जाएगा और उसे मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में दिया है, दो है वॉलेंटरी वेवर, वे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वॉलेंटरी, ये वॉलेंटरी है बायर के तरफ से, और कंपलसरी नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। माने ये आपको बाध्य करेगा, सिचुएशन से बाध्य करेगा, क्योंकि ये सेवरेबल नहीं है, एज वेल एज कंडीशन एज पर लॉ एक्सक्यूज्ड हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये कुछ भी सिचुएशन सामने आता है, ये कंपलसरी वेवर हो जाएगा, यानी बायर को इसको वेव करना ही पड़ेगा, ठीक है, मैंने जो एग्रीड पार्टी है उसको उसको मानना ही पड़ेगा, और वॉलेंटरी में भी वो कर सकते। समझ में आ रहा है इसका? सवाई बुझते पारছে? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है सर।
सर अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 14 से लेके 17। इसमें बेसिकली एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में बात, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। सर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ये वर्ड आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सुन चुके हो, ठीक है, इसलिए मैं ना बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसने अच्छे से पढ़ा है ना उसको बिजनेस लॉ में दिक्कत बहुत मिनिमम होगा, बहुत मिनिमम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एवरीथिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एवरीथिंग इन बिजनेस लॉ। इसको ठीक से पढ़ लिया ना तो बहुत सारा लॉ आपको आसान हो और बहुत आसान रहेगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं समय भी देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि मुझे पता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ गया ना वो बाकी एक्ट को बहुत इजीली समझ जाए। कोई भी कॉमर्शियल एक्ट, स्पेशली जो कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट है उनको ज्यादा एक्ट पढ़ना पड़ता है, सबसे ज्यादा, यानी सीएस सीएमएस स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा लॉ सीएस वाले पढ़ते हैं। सेकंड हाईएस्ट लॉ सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और सबसे कम अगर कोई लॉ पढ़ता है तो वो सीएमए वाले पढ़ते हैं, पर वो भी कम नहीं, इतना भी कम नहीं, ठीक है, उन्हें भी ठीक ठाक पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सीएस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो अगर आपको लॉ पढ़ने का आदत हो जाए ना तो आप कोई भी लॉ पढ़ सकते हैं, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड। आप दूसरा लॉ भी समझ जाओगे, ठीक है, लेकिन वही आदत के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सर, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मे बी आइदर, ये एक्चुअली दोनों आइदर सेंस में यूज किया गया है। कंडीशंस एंड वारंटी मे बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, they are expressed whether the terms of the contract expressly state them, they are implied when not being expressly provided for, implied conditions are incorporated by law in contract of sale। ठीक है, मैं समझाता हूँ एक सेकंड। जैसे यहाँ पर बोला है सर एक्सप्रेस कंडीशंस, express conditions are those which are agreed upon between the parties at the time of contract and expressly provided in the contract, and implied conditions on the other hand are those which are presumed by law, which are presumed by one law मान लेते हैं, presumed by law to be present in the contract. It should be noted that an implied condition may be negated or waived by an express agreement. Following conditions are implied in a contract of sale of goods unless the circumstances of contract show a different intention. जैसे कि ये थोड़ा समय लगेगा सर समझने में, थोड़ा वेट। Implied condition जैसे बता रहा है कि condition as to title, sale by sample, condition as to quality or fitness, condition as to wholesomeness, condition as to description, sale by sample as well as by description, condition as to merchantability। ठीक है सर, ये सब implied conditions है। implied बने बेसिकली जो मैंने बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, implied मैंने कोई चीज जब सेल होता है तो ये चीज ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ जाएगा, इसी चीज को implied conditions के साथ जोड़ दिया जाता है। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर कि जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसे बात करते हैं। एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ दोज व्हिच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एक्सप्रेस प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। माने जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज के बीच में एक एक्सप्रेस शेयरिंग होता है, ठीक है, कि भाई एक्सप्रेस माने या तो रिटन या तो ओरल, आप एक किसी बात मुद्दे पे एक एग्रीमेंट बना दो, ठीक है, कि भाई मेरे को इतना टाइम पे चाहिए, तो वो बोलता है कि हाँ मैं आपको इतना टाइम पे डिलीवरी करूंगा, समथिंग लाइक। और इम्प्लाइड मैंने जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, जैसे कंडीशन एज टू टाइटल, ठीक है, कंडीशन एज टू टाइटल सेक्शन 14 सबसेक्शन 3। सर टाइटल मैंने बेसिकली प्रोडक्ट का ओनरशिप को लेके बात है, टाइटल, ठीक है। परचेज ए ट्रैक्टर फ्रॉम बी, ए बी से एक ट्रैक्टर परचेज किया, ठीक है, ए परचेज ए ट्रैक्टर फ्रॉम बी हु हैड नो टाइटल टू इट, मैंने बी से जो ट्रैक्टर लिया उसका ओनरशिप बी के पास नहीं है, टाइटल मैंने ओनरशिप, ठीक है। सुनो सर बात को सुनो, तुम किसी से कोई ऐसा चीज खरीद रहे हो जिसका वो ओनर नहीं है, 2 महीने बाद जो ओरिजिनल ओनर है वो स्पॉटेड द ट्रैक्टर एंड डिमांडेड इट। जो ओरिजिनल ओनर है वो 2 महीने बाद ट्रैक्टर को देखा और ए को बता रहा है कि भाई ये तो मेरा गाड़ी है, तुम्हारे पास कैसे, ठीक है। A held that he was bound to hand over the tractor to its true owner and that A could show B, मैंने बेसिकली B चोरी किया, सिंपल। अपने आप को किसी चीज का ओनर बताना जिसका ओनर तुम हो ही नहीं, है ना, अपने आप को किसी चीज का ओनर बताना जिसका ओनर तुम हो ही नहीं, मैंने बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम किसको है, बी को क्या है सर, बी तो 2 मिनट का
मैंने क्या बोलेंगे सर, वो एक फायदा का काम कर रहा था अपने मैंने फायदे के लिए, सेल्फिश फायदा है सर, ठीक है। मैंने जो गाड़ी सपोज बी के घर में रहता है, उसका ओनर कोई और है, मे बी जेड इज द ओनर ऑफ द कार। जेड इसको क्या किया, जेड इज द ओनर, और जेड ने क्या किया, बी को, बी के घर में, बी मे बी ड्राइवर है, मे बी उसके घर में गाड़ी रहता है, और बी बोला कि भाई मेरा गाड़ी है, ए आके बोला कि भाई गाड़ी तुम्हारा है, मेरे को बेचोगे, बी बोला हाँ मेरा है, और पैसा लिया, लेन देन किया, बेच दिया, पैसा लिया, लेन देन किया, बेच दिया। जेड को पता चला ए के पास गाड़ी, उसका गाड़ी उसके पास, ए के पास क्यों, फिर ए बोला भाई मैं तो बी से परचेस किया, ए बोल रहे मैं तो बी से परचेस किया, मैं नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जेड के पास ना पेपर है गाड़ी का, दुनिया के सामने चिल्लाने से प्रूफ नहीं होता कि मेरा है मेरा है, पेपर दिखाना पड़ता। ठीक है भाई, मूवी था ना रुस्तम बोल के, उसमें अक्षय कुमार एक केस लड़ रहा था, जिसमें वो ये बता रहा था कि भाई, रुस्तम या किसी मूवी, मुझे जॉनी एलएलबी भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है सर, आप लोग अगर देखे हो तो उसमें कोई तुकाराम बोल के कैरेक्टर था, तो तुकाराम बोल रहे कि भाई मैं ही तुकाराम, लेकिन उसका आधार कार्ड बता रहे कि वो डेथ हो गया, है ना सर, आप लोग देखे वैसे कोई स्टोरी, मूवी में एक दिखाया गया था। तो बोलते भाई आधार कार्ड बोलते हैं कि भाई तुम मरे हुए हो, तो तुम मरे हुए हो, अब जब तक आधार कार्ड में तुम जिंदा नहीं हो जाते तब तक तुम जिंदा नहीं हो। यानी इंसान कोर्ट में खड़े होकर गवाही देना चाहता है, लेकिन पेपर में बंदा मर गया है, उसके नाम पे डेथ सर्टिफिकेट निकल चुका है, पर बंदा अभी भी जिंदा है। समझ पा रहे हो बात आप? हेलो, मुझे अच्छे तो समझ पा रही नहीं? है सर। ये ओनरशिप एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो जिसका गाड़ी है, यस जिसका गाड़ी है, जिसका ओनरशिप में गाड़ी है, वो किसी से भी गाड़ी मांग सकता है। मैंने बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर ए के साथ होगी, मैंने बी ए को धोखा दी, ए तो बी को सही समझा था सर, है ना, लेकिन ए को पता ही नहीं चला। इसीलिए ना, जब कोई चीज परचेज करते हैं ना, तो नॉलेज होना चाहिए कि भाई जो एसेट में ले रहा हूँ ये किसका है, इसका पेपर ठीक है कि नहीं। जब भी आप कोई लैंड, बिल्डिंग, कार, ठीक है, तो नहीं तो रजिस्ट्रेशन इश्यूज हो जाएगा, इसलिए ऐसा गलती ना करें। जो सस्ता मिल रहे बोल के ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। इतना भयंकर फंसोगे ना, मानो कि ओरिजिनल पेमेंट करना था तो शायद 8 लाख पेमेंट करना था, 8 लाख का गाड़ी था, बी ने उसको 4 लाख में बेच दिया, ये बोला भाई बड़ा सस्ता मिल रहा है, 4 लाख में दे दिया, पर 4 लाख में पेपर नहीं है। भाई पेपर जब नहीं है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, अभी 4 लाख भी तो गए। अब बी से ये एक, अब ये देखेगा कि बी से ये रिकवर हो पाएगा, मैंने बेसिकली बी के पास राइट है, एक कुड सू बी, ए बी पे सू कर सकता है, क्योंकि वो तो बिना टाइटल का ओनर है फॉर द रिकवरी ऑफ परचेज प्राइस। बट जो ये चोरी का काम कर सकता है, इसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है सर। ये तो बहुत ही खिलाड़ी लोग निकलेगा ना, वो इतना आसान काम थोड़ी करेगा। अब आप उसके पीछे अपना जिंदगी भी गवा दोगे 4 लाख के पीछे, ठीक है। तो ये चीज है सर, इसलिए बोलते हैं कंडीशन एज टू टाइटल। तो जब भी किसी को कोई प्रोडक्ट बेचो, उसका एक बेसिक कंडीशन है कि भाई उसका ओनर सही आप उसको परचेस करो, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन, ओरिजिनल ओनर से ही मैं प्रोडक्ट लूं, या फिर ओरिजिनल ओनर के, ओरिजिनल ओनर की माने जिसका, जिसके नाम पे प्रोडक्ट हो उसके सहमति से, जिसके नाम पे प्रोडक्ट हो उसके सहमति से आप प्रोडक्ट परचेस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एंड दिस इज द इम्प्लाइड कंडीशंस। तो इम्प्लाइड कंडीशंस का ये पहला कंडीशन था, कंडीशन एज टू टाइटल, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। जैसे यहाँ पर क्या दिया था, इफ ए सेल्स टू बी टिन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, होता है ना वो कंडेंस्ड मिल्क, खीर वगैरह में यूज होता है, सीडीएफ ब्रांड, ब्रांड का नाम है सीडीएफ, एंड दिस इज प्रूव टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इन कंपनीज ट्रेडमार्क। तो यहाँ पर ना ये जो सीडीएफ ब्रांड है, वो किसी का ब्रांड का नाम चोरी कर रहा है,
it will be breach of implied condition that A had the right to sell. A had the right to sell. B, in such a case, will be entitled to reject the goods or take off the labels and claim damages for the reduced value. If the seller has no title and the buyer has to make over the goods to true owner, he will entitled to refund the price. मैंने कहना ये चाहते हैं कि अगर आप डुप्लीकेसी करते हो किसी का, मैंने सपोज मानो मेरे पास एक, ये तो कॉन्डेंस मिल्क बोला, मैं आपको घी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे घी में बड़ा पॉपुलर ब्रांड क्या है, कोलकाता में चलता है, जैसे एक बड़ा नाम अच्छा बताऊँ, ऑनिक घी बोल के बड़ा फेमस ब्रांड चलता है, ऑनिक घी। या फिर यहाँ पर एक झरना घी बोल के चलता है। और क्या है घी में, अमूल, अमूल ले लेते हैं, पूरा भारत में चलता है, चलो अमूल घी, चलो। तो अमूल घी, मानो मैंने क्या किया, मेरे घी, मैंने खुद घी बनाया अपने घर में, ठीक है, होममेड घी। ऐसे तो होममेड घी मार्केटिंग में किसी भी घी से ज्यादा बेहतर होता है, बट फिर भी ब्रांड वैल्यू के चक्कर में मैंने क्या किया, घी के ब्रांड में मैं अमूल का ब्रांड लगा दिया। तो ये तो इंफ्रिंजमेंट हो गया, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। और मैंने ब्रांडेड बोल के बेच दिया, ज्यादा दाम ले लिया। तो बात तो बेसिकली ये इम्प्लाइड कंडीशंस है ना, इम्प्लाइड है कि भाई एज पर टाइटल इसमें अमूल कंपनी मेरा है ही नहीं, तो मैं अमूल का ब्रांड कैसे यूज कर सकता हूँ। तो बाद में पता चला कि भाई तो लेबल लगा के बेच रहा है, ये तो लेबल लगा के बेच रहा है। आप बाद में रिड्यूस्ड वैल्यू क्लेम कर सकते, मानो अमूल की मार्केट में 700 टका केजी है, तो मैंने भी लोकल माल को 700 टका केजी में बेचा, जहां पर भी लोकल मार्केट में दाम चल रहा है मे बी 500 टका, ठीक है, नॉन ब्रांडेड का। तो मैं क्लेम कर सकता हूँ कि भाई 700 तुमने ज्यादा ले लिया अमूल बोल के, तो मेरे से 500 टका। If the seller has no title and the buyer has to make over the goods to the true owner, you will entitled to refund the price. सिंपल बात, मैंने बेसिकली किसी का गाड़ी बेचो या किसी का ब्रांड चोरी करो, ठीक है, तो ओरिजिनल ओनर कभी भी क्लेम कर सकते, ओरिजिनल ओनर कभी भी क्लेम कर सकते। दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस है, एकदम बेसिक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और कुछ भी नहीं, आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में, है ना, कि भाई किसी और का प्रोडक्ट का नाम कभी भी डुप्लीकेट मत करो, क्योंकि उसमें उसका ब्रांड वैल्यू है, आप उसे क्यों चुरा रहे हो। इसके ऊपर मैं कितना केस बता सकता हूँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट करूँ तो सबसे पहले तो किसका केस का नाम बताऊँ। देखो आप थोड़ा बुद्धि लगा सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पर एक शहर है सर, हमारा लोकल शहर का नाम है क्या है, कोलकाता, है ना। आपको एक चीज बताने से ना आप चौंक जाओगे, ये जो कोलकाता का नाम एक्चुअल में, इसके पीछे बहुत सारा लोग बहुत सारा कहानी बताया, बट कोलकाता का एक्चुअल नाम कोलकाता इसलिए है, जेन्युइन चीज बता रहा हूँ आपको, इट्स बिकॉज ऑफ माँ काली, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ काली काता, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं, एक कहानी बेच रहा था कि कुछ फार्मर्स धान काट के लेके जा रहा था, तो ब्रिटिश ने पूछा भाई कब काटा, तो ब्रिटिश कब काटा ही कैसे बोलेगा, तो ब्रिटिश ने पूछा कब काटा, तो बोला कल काटा, तो ब्रिटिश ने नाम दे दिया कल काटा। नहीं सर, ये एक्चुअल थ्योरी नहीं है, ये सब ना गप्पे कहानी है। मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या चीज होता है। तो ये कोलकाता एक्चुअली मेन नाम है। देखो हमारे देश में अगर आप इंडिया को देखोगे, इंडिया का ट्रू कैरेक्टर देखोगे, तो आपको पता लगेगा हर जगह के नाम के पीछे जो ओरिजिनल नाम होता है वो हमेशा मैंने कोई स्पिरिचुअल गॉड के नाम पे होता है। किसी भी जगह का नाम उठा के देख लो आप, ठीक है, जो जो भारतीय नाम है जिस जगह का, वो जगह के नाम के पीछे हमेशा आपको कोई भगवान का नाम ही पता लगेगा, क्योंकि वो बहुत पुराना बात है। जैसे नॉर्मली जहां जहां माता सती का, मैंने दुर्गा माता का पहले का रूप जो है, जब शिव भगवान गुस्से में सती माता एक्चुअली क्या हुए थे, मैंने आग में जल गए थे, उसके बाद उनको लेके ना तांडव रचा था, जिसको नटराज नृत्य भी कहा जाता है। और गुस्से में तो उनका शरीर का अंग जहां जहां पड़ा है, तो हर एक पार्ट का नाम पे 52 पीठ होता है, तो उसमें से एक पीठ काली घाट में है सर। काली घाट वन ऑफ दी स्पिरिचुअल प्लेसेस ऑफ दैट, तो इसके कारण ही काली कुलिकाता है सर, और इसीलिए नाम कालिकाता है। सर अब आप बोलोगे सर इसके साथ ब्रिटिश का क्या कनेक्शन, सुनो सुनो 2 मिनट बोलूंगा।
इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। स्पिरिचुअल कहानी कभी मौका मिले तो बहुत कर सकता हूँ आपके साथ, बट आप लोगों को उतना मैं नहीं बात करूँ और मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। जैसे जब हमारे देश में फॉरेन इन्वेडर्स आया ना सर, मुगल वगैरह का बात मैं छोड़ता हूँ सर, मुगल लोग यहाँ से आए। ये मुगल नाम कहाँ से है? लोगों को इतिहास कुछ पता नहीं है और कुछ भी बकता रहता है। मुगल वगैरह यहाँ से आया था, मंगोलिया, ठीक है, ये यहाँ का लोग, मंगोल के लोगों को मुगल कहा। मंगोल, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, यहाँ का लोग जब भारत में अटैक किया तो वो मुगल, पर उनको छोड़ते हैं। उनके बाद ये उन्हीं उसी टाइम पे यूरोपियंस जब इंडिया में आना चालू किया, इसमें से आप लोग इतिहास में पढ़े हो सर, वास्को दा गामा पढ़े हो सर, वास्को दा गामा के बारे में हिस्ट्री में? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। कब आया था इंडिया में? जीके है, बोलो जल्दी बोलो, वास्को दा गामा इंडिया में कब आया? इसका डेट अभी भी दिया हुआ है सर, 1498 में, ठीक है सर। 1498 के आसपास में जब वास्को दा गामा इंडिया में एंटर किया, ऑन दैट टाइम वो एक्चुअली इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में, स्पेशली साउदर्न वेस्ट पार्ट में, दक्षिण भारत में, जो आज का केरला है, यहाँ पर एक जगह हुआ करता था, उसका नाम था सर कालीकट, ठीक है, जो एक्चुअली आज भी है, मोस्ट प्रोबेबली कोची के पास है, ठीक है। उसका नाम थोड़ा चेंज हुआ है आजकल, कोझिकोड, हाँ यही बात, कोझिकोड। इसका पुराना नाम है कलिकट, ठीक है, ध्यान से देखना सर, हाँ कालीकट, ये स्पेलिंग हुआ करता है सर। यहाँ पर वास्को डा गामा क्यों आया था? भारत को प्यार करने के लिए? अरे नहीं रे पापा, वो पुर्तगीज थे, मैंने पुर्तगाल के थे, और इंडिया सोने की चिड़िया था सर। मसाला मसाला, ठीक है, इंडियन स्पाइसेस, वर्ल्ड क्लास स्पाइसेस दुनिया में अगर कहीं मिलता है तो वो इंडिया में ही मिलता है, और स्पेसिफिकली दक्षिण भारत में मिलता है, और केरला में बहुत अच्छा मिलता है। ये जो कालीकट या कोझिकोड, इसका आज का नाम है कोझिकोड, तब एक्चुअल नाम कोझिकोड ये चेंज किया, कालीकट उन लोगों ने दिया था। तो ये कालीकट में आया था, और उस टाइम पे ये कालीकट के नाम से चलता था, और कालीकट का मसाला, और कालीकट के नाम पे सिर्फ मसाला ही नहीं, यूरोपियन मार्केट में कालीकट के नाम पे कुछ भी बेचो तो बिक जाता। मैंने यूरोप मैंने ये पुर्तगीज क्या करता था, वास्को दा गामा मैंने खबर दे दिया पुर्तगाल में कि भाई इंडिया आओ, यहाँ पर इतना चीज मिलता है, ये दुनिया ने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, यूरोपियंस देखा ही नहीं है। तो ये लोग इधर इधर ऐसे ऐसे करके आता था, ठीक है। फिर यहाँ से कालीकट का प्रोडक्ट लेके यूरोपियन मार्केट में, एज वेल एज रास्ते में जाते वक्त अरबियन नेशंस में, मिडिल ईस्ट में, हर लोगों को बेचते हुए जाता था, बहुत प्रॉफिट करता था। इतना इसका पैसा इसी तरह से हुआ है। अब जब पुर्तगाल को देखिए, ब्रिटिश ने इंडिया में आने का सोचा, ठीक है, तो उनको साउथ इंडिया में जगह नहीं मिला। गोवा में पुर्तगीज का बेसिकली कॉलोनी बना था, पौंडीचेरी में बना था, ये सब इतिहास गवाह है सर, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा। तो पुर्तगीज जहां जहां बसा था वहां पर ब्रिटिश को जगह नहीं मिला, तो ब्रिटिश ने एक नया जगह ली, ये है ब्रिटिश। ये लोग क्या किया, ये लोग घूमते 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 बे ऑफ बंगाल होके इस तरह से कोलकाता में आए, जिसका नाम एक्चुअली था कालीकाता या कोलिकाता, दोनों नाम से जाना जाता था पुराने समय में। एक गांव था, 3 गांव का एक गांव का नाम था, जो आज का धर्मतला एरिया है, उसका नाम था कालीकाता, ठीक है, जो साउथ कोलकाता का एरिया है। तो ब्रिटिश ने स्पेलिंग क्या दिया देखो, कलकत्ता स्पेलिंग क्या है, ऐसा ना, और कालीकट स्पेलिंग क्या है, देखो तो ये दोनों सिमिलर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर मैं एक प्रोडक्ट बना के उसमें कैलकटा लिखूं या कालीकट लिखूं, क्या बाहर वाले को समझ में आएगा? फॉरेन में मतलब धोखा खा जाएगा ना। हेलो, अरे सच बोलो सर, एक ब्रांड एक पैकेट बना के, मानो कि एक मसाला का पैकेट है, जैसे वेस्ट बंगाल में भी काफी सारी चीजें मिलता था,
मैंने बेसिकली यूरोपियन मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रिटिश ने एक इन्फ्रिंजमेंट कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई क्योंकि कालीकट के नाम पे वेस्टर्न मार्केट यानी वर्ल्ड में प्रोडक्ट बिकता है, तो सिमिलरली कैलकाटा बोल के कोई शहर था ही नहीं। बेसिकली देयर इज नो कैलकाटा इन दिस वर्ल्ड, ऐसा कोई जगह नहीं था जिसका नाम कैलकाटा। तो ब्रिटिश ने इसका नाम जानबूझ के ऐसा स्पेलिंग लिखा ताकि उसमें एक ब्रांड वैल्यू को कॉपी किया जा सके और सिमिलर नाम का प्रोडक्ट फॉरेन में बेचा जा सके। पोर्तुगीज भी कुछ बोल नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकाटा और कालीकट में फर्क तो है, पर जब उसको लिखोगे तो इतना भी फर्क नहीं करेगा। और अल्टीमेटली जब कोलकाता का भी प्रोडक्ट सिमिलरली वेस्टर्न नेशंस में या अरबियन नेशंस के थ्रू से बिकना लगा, तो वहां पर भी चकाचक प्रोडक्ट बिकने लगा। और बंगाल भी दूसरा एक एरिया था जहां पर हजारों चीज मिलता था। दिस इज द एरिया, ये कंप्लीट एक बंगाल एरिया हुआ करता था। जैसे साउथ इंडिया बहुत भरपूर है, बंगाल भी बहुत भरपूर है, यहाँ भी हजारों चीज मिलता था, स्पेशली एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ पैकेज करता था और एक फॉरेन मार्केट में बेचता था। और कैलकाटा एंड कालीकट प्रोनाउन सेम, और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो मुझे लगा कि आपको कभी कभी बोलना चाहिए, बोल दिया सर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बीच बीच में ये सब चीजें समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल हजारों हो सकता है। अब चलो अब क्या बोलूं मैं आपको, बट यहाँ पर तो बेसिकली कंप्लीटली कॉपी नहीं हुआ था ना, ऐसे नहीं कि कंप्लीट कॉपी हुआ था, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई किसी का ब्रांड वैल्यू कंप्लीटली चुराए तो ओरिजिनल ओनर उसके ऊपर बिल्कुल केस कर सकता है। सर और देख लो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल हमेशा डिस्क्रिप्शन के थ्रू से होना चाहिए। सेक्शन 15 क्या कहता है, ये सब बाय डिफॉल्ट है। देखो यहाँ पर देखो कोलकाता का एग्जांपल फिर से, ए एट कोलकाता सेल्स टू बी 12 bags of waste silk on its way from Murshidabad to Kolkata. There is an implied condition that the silk shall be such as is known in the market as waste silk. If it not, the B is entitled to reject the goods. भाई वेस्ट सिल्क को वेस्ट सिल्क के नाम पे ही बेचना चाहिए, माने क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन पूरा होना चाहिए। माने वेस्ट सिल्क को कभी भी ओरिजिनल सिल्क बोल के नहीं बेच सकते। The sheep was contracted to be sold as copper first and vessel, but actually it was only partly copper first. पूरा पूरी copper first and नहीं। Tell that goods did not correspond to description and hence could be returned. यानी जैसा बोला गया था वैसा नहीं है, जैसा बोला गया था वैसा नहीं है तो रिजेक्शन हो सकता, ठीक है। तो सेलर जो डिस्क्रिप्शन में देगा उसी डिस्क्रिप्शन के थ्रू से बेचने के लिए बोलो। जैसे देखो द एक्ट हाउएवर डज नॉट डिफाइन डिस्क्रिप्शन, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में लॉ थोड़ा चूक है। वेयर द क्लास और काइंड टू व्हिच द गुड्स बिलोंग्स हैज बीन स्पेसिफाइड, फॉर एग्जांपल इजिप्टियन कॉटन, जावा सुगर, ठीक है, इसके अलग से डिस्क्रिप्शन देने का जरूरत नहीं। Where the goods have been described by certain characteristics essential to their identification, that is jute belts or specified shipments, steel of specified dimension, etc. उसके बारे में अलग से आप बोलने का जरूरत, तब उसको चेंज नहीं किया जाएगा। इजिप्टियन कॉटन माने इजिप्टियन कॉटन, ठीक है, बिकॉज दी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर। It may be noted that description in this case assumes that from the statement of representation as regard the identity of particular goods by reference to the place of origin or mode of packing, etc. Whether or not such a statement of representation is essential to the identity of the goods is a question of fact depending in each case of the construction of the. So basically, एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ना उसका ओरिजिन के बारे में बात करता है, ठीक है, इसीलिए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ प्रोडक्ट बेचना भी बहुत जरूरी चीज है। तो लॉ कहते हैं कि प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ प्रोडक्ट बेचो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रिटिश ने जो किया था, ठीक है, वो उस समय का बात था, उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी हाईफाई नहीं था, लोग इतना जानकार नहीं होते थे, आजकल ज्यादा जानकारी हो गया। ऐसे रिसेंटली हमारे वेस्ट बंगाल में एक प्रॉब्लम चल रहा है, दार्जिलिंग टी ऐसे तो बड़ा फेमस है, वर्ल्ड क्लास है, बट जैसे दार्जिलिंग का वेदर कंडीशन है सिमिलर कंडीशन नेपाल का भी, ठीक है, एकदम बगल का ही है। तो नेपाल का भी जो चाय का बागान होता है सिमिलर है, सेम क्वालिटी लेकिन सर मार्केट में दार्जिलिंग टी का जो ब्रांड वैल्यू है इंटरनेशनली, वो ब्रांड वैल्यू नेपाल टी का नहीं है, क्योंकि चाय बिकता है दार्जिलिंग के नाम पे, चाय बिकता है दार्जिलिंग के नाम पे, ना कि नेपाल टी के नाम।
ये ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा ये चालू हो गया था कि दार्जिलिंग टी इसी ब्रांड नेम में चाय बिकता था। तो आजकल नेपाल में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपने चाय के ऊपर दार्जिलिंग टी का ब्रांड लगा और डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं कि दिस इज फ्रॉम दार्जिलिंग। क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं, क्योंकि सिमिलर नेचर है, सिमिलर एनवायरनमेंट है, वही हिमालय, सेम हिमालयन एनवायरनमेंट में चाय बन रहा है। तो नेचर वाइज तो कोई इशू नहीं है, क्वालिटी वाइज तो इशू नहीं है, लेकिन इसका जियो टैग ऑलरेडी है। ठीक है, इसके ऊपर लॉ है सर कि दार्जिलिंग, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि नेपाल टी नेपाल के नाम पे अपना मार्केट बनाए, दार्जिलिंग ब्रांड क्यों यूज करें, डिस्क्रिप्शन में दार्जिलिंग टी क्यों लिखेगा, क्योंकि उसी डिस्क्रिप्शन के कारण ही तो मार्केट खराब हो रहा है दार्जिलिंग टी का। बात समझ में आ रहा है? ये सब इंटरनेशनल कोड में डीलिंग्स होते हैं। ठीक है, बुझते পারছে সবাই? बिजनेस लॉ है हाँ सर, सर। डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस इश्यूज के बारे में, इसलिए आप लोगों को जानकार बनना चाहिए। जितना जानकार बनोगे, नॉलेजेबल बनोगे, आपको लॉ बहुत इजी लगेगा। रसगुल्ला को लेके प्रॉब्लम हुआ है, रसगुल्ला, वो अभी कोलकाता रसगुल्ला, हाँ सर ये तो पुराना गाना है बंगाली मूवी का, बट कोलकाता रसगुल्ला, रसगुल्ला कहाँ का है? उड़ीसा के लोग कहते हैं कि रसगुल्ला इज फ्रॉम उड़ीसा, बंगाल के लोग बोलते हैं कि रसगुल्ला इज फ्रॉम बंगाल एंड स्पेशली कोलकाता। अब आज के डेट में कॉम्पेरेटिवली कोलकाता का पॉपुलैरिटी ज्यादा है, इसीलिए कोलकाता रसगुल्ला ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन सर पुरी के लोग कहते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल जो आज से ऑफिशियल डेट जो अभी भी है उसमें 1500 साल पुराना है। ठीक है, कम से कम 1000 साल तो पुराना है ही, ठीक है, 1000 years बैक, लेकिन इससे भी पुराना है। तो जगन्नाथ पुरी की हिस्ट्री है, कोलकाता एक 200-300 साल का पुराना शहर है, तो ऑब्वियसली पुरी जगन्नाथ ज्यादा पुराना है कॉम्पेयर टू कोलकाता। लेकिन मार्केट में कोलकाता रसगुल्ला ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। अब इसको लेके उड़ीसा के साथ बंगाल का लड़ा। क्यों सर? ये लड़ाई कोई स्टेटस का लड़ाई नहीं है, ये बिजनेस का लड़ाई है, जियो टैग को लेकर। इसके ऊपर स्पेसिफिक लॉ है सर। ठीक है, सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये जियोग्राफिकल टैग लगाने का जो लॉ होता है ना, इसके ऊपर अलग से लॉ होता है कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ का है। ठीक है, जब इंटरनेशनल मार्केट में रसगुल्ला इज फ्रॉम कोलकाता लिखता है तो सेलिंग ज्यादा है, तो उड़ीसा वाले बोलते हैं कि हमारा भी जियो टैग है, उड़ीसा रसगुल्ला भी मार्केट में एक जगह बना के रखा है। लेकिन रसगुल्ला उड़ीसा का है कि कोलकाता का है, ये इंटरनेशनल मार्केट में कंफ्यूजन है। इसको लेके इंडियन कोर्ट में केस चला। फिर बाद में गवर्नमेंट ने बोला, हाईकोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैंने बेसिकली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, ये कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन दिया गया लीगल पैनल की तरफ से कि कोलकाता रसगुल्ला के नाम पे एक अलग टैग बना एंड ओडिशा रसगुल्ला के नाम पे एक अलग टैग बना। ठीक है, तो रसगुल्ला को लेके मार्केट अभी बंद है। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, इसके ऊपर आप गूगल करोगे तो आपको और रिसर्च मिलेगा कि केस कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ जाके खत्म हुआ। तो डिस्क्रिप्शन कितनी बड़ी चीज है। सेल बाय सैंपल, सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल पे बात की है। कभी कभी क्या होता है सर, कंपनी क्या करता है, सैंपल बेच के प्रोडक्ट फिर बाद में पूरा बेचता है। In case sale by sample of 2% of weight, the seller allowed the buyer an inspection of the smaller parcel, but not the larger parcel. In this case, it was held that the buyer was entitled to refuse to take the parcel of weight. And normally sample में तो छोटा पार्ट होते हैं और बड़े बैग में तो ज्यादा अमाउंट होते हैं, तो अगर बड़ा पर्सन चेक कर नहीं देगा तो रिजेक्ट हो सकता है। A company sold certain shoes made of special soles by sample for French army. The shoes were found to contain paper not discoverable by ordinary inspection. Held the buyer was entitled to refund of the price plus damages because वो सैंपल दिखाया था कुछ, फिर बेचा था कुछ और। ठीक है, तो अगर बाद में पता चला कि भाई सैंपल जो था उसको मैच नहीं किया प्रोडक्ट, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हेलो, কি সবাই বুঝতে পারছে কি পারছে না? बहुत सारा बात कर रहा हूँ सर, आशा करता हूँ कि বোঝা যাচ্ছে। तुषार, सोमनाथ, बोलो सर।
क्रिश, नील, मोनिका, प्रिया, हाँ सर। साहिल, Yes, sir. मुझे अच्छे तो हाँ सर। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, हर प्रोडक्ट का एक डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वालिटी एंड फिटनेस भी इंपॉर्टेंट चीज। He bought a set of false teeth from B. B माने basically dentist, but the set was not fit for A's mouth. So A rejected the set of teeth and claimed the refund of the price. It was held that he was entitled to do so, as the only purpose for which he wanted the set of teeth was not fulfilled. या फिर डॉक्टर क्या करेगा, टीथ सेट कर देगा। नॉर्मली क्या है ना, इसके स्केलिंग का मैटर होता है। अगर आप लोग डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपको पता होगा कि अगर कोई डुप्लीकेट टीथ सेट लगाता है ना, बहुत क्या बोलते हैं उसको, मेजरमेंट का काम है, क्योंकि माउथ के अंदर अगर तो कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल काम होता है। इन दैट केस अगर डॉक्टर उसको ठीक कर देगा तो ठीक है, अगर नहीं ठीक करेगा तो वो क्लेम कर सकते, बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक पर्पज है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जहां जरूरी है, जहां जरूरी है। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, यानी आप प्रोडक्ट जो बेच रहे हो ना, क्या वो मार्केटेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। If a person orders motor horns from a manufacturer of horns and the horns applied are scratched and damaged owing to bad packing, he is entitled to reject them as unmerchantable. ठीक है? They bought a black velvet cloth from C and found it to be damaged by white ants. Held the condition as to merchantability was broken. ठीक है? They supplied if with a condition as to wholesomeness. They supplied if with milk. The milk contained typhoid germs. If wives consumed the milk and they was infected and died, hell there was a breach of condition as to fitness and he was liable to pay damages. इसलिए आजकल फूड प्रोडक्ट में लाइसेंस लेना पड़ता है। इंडिया में ऐसे बहुत खराब हालत है, बिकॉज कोई भी लीगलिटी चेक नहीं करता प्रॉपरली, पर फिर भी पहले से अच्छा हुआ है सर। जैसे फैसाई, एक स्टैंडर्ड है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपको पैकेज प्रोडक्ट बना के बेचना है ना, तो फैसा ही लाइसेंस चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना है कोई भी फ्रूट रिलेटेड चीज है, यू नीड अ फैसा लाइसेंस। तो फैसा लाइसेंस यही चेक करता है, फिटनेस चेक करता है। तो अगर फिटनेस प्रॉपर नहीं है तो फिर डैमेज क्लेम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आपको इसका मौका देता है। तो इम्प्लाइड कंडीशंस आपको समझ में आए सर? आई थिंक हाँ सर। सिमिलरली जैसे इम्प्लाइड कंडीशंस होते हैं, वैसे इम्प्लाइड वारंटी भी होती है। जैसे इम्प्लाइड वारंटी क्या होता है, वारंटी एज टू undisturbed positions, warranty as to quality or fitness by usage of trade, and warranty as to non-existence of encumbrances and disclosure of dangerous nature of goods. Disclosure of dangerous nature of goods. तो तीन तरह का, चार तरह का मेनली इम्प्लाइड वारंटी होता है। वारंटी as to undisturbed positions, warranty as to quality or fitness, warranty as to non-existence of encumbrances and disclosure of dangerous nature of goods. ये चार तरह का इम्प्लाइड वारंटी। जैसे अनडिस्टर्ब पोजीशंस क्या होता है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 2। एक्स ने एक लैपटॉप बाय किया वाई से, आफ्टर द परचेज एक्स स्पेंड सम मनी ऑन इट्स रिपेयर एंड यूजेस इट फॉर समथिंग। Unknown to the parties, it turns out that the laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. ध्यान से सुनना, एक्स ने एक लैपटॉप परचेज किया वाई से, आफ्टर द परचेज एक स्पेंड सब मनी ऑन इट्स रिपेयर, कुछ पैसा खर्चा किया, उसको थोड़ा ठीक ठाक किया, और फिर यूजेस उसको कुछ दिन और यूज किया। नाउ अननोन टू द पार्टीज, इट टर्न्स आउट दैट लैपटॉप वाज स्टोलन, लैपटॉप चोरी हो गया, एक का लैपटॉप चोरी हो गया एंड वाज टेकन फ्रॉम एक्स एंड डिलीवर्ड टू इट्स राइटफुल ओनर, और एक्स से लेके ये किसी को दे दिया। Why shall be held responsible for a breach and X is entitled to damage for not only the price but also the cost of repair? मैंने बेसिकली ये लैपटॉप एक्चुअली X का था ही नहीं, मैंने Y का भी नहीं था, टाइटल इशू था, Z का लैपटॉप था मे बी, जो Y के पास, Y X को बेच दी, फिर X ने उस पर खर्चा किया, फिर बाद में लैपटॉप चोरी हो गया।
कहां से, एक्स के पास और जेड के पास चला गया, तो इसमें कौन लायबल होंगे सर, वाई लायबल होंगे। और एक्स किससे डैमेज क्लेम करेंगे, वाई से, और साथ में कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी जो एक्स ने खर्चा किया वाई से लेगा, क्योंकि जो तुम्हारा है नहीं तो किसी और को कैसे दे सकते। तो बेसिकली वारंटी हैज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, ये पोजीशन डिस्टर्ब हो गया ना, पोजीशन हमेशा ऐसे होना चाहिए जो डिस्टर्ब ना हो। एक्स के पास जो पोजीशन आया ये तो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि जो एक्स के पास पोजीशन हुआ फिर पोजीशन एक्चुअली जेड के पास चला गया, क्योंकि जेड ही राइटफुल ओनर है, एक्चुअल ओनर जेड है, तो पोजीशन डिस्टर्ब हो गया सर यहाँ। इसलिए वारंटी कहते हैं, इम्प्लाइड वारंटी कहते हैं कि भाई वारंटी तो तभी मिलेगा जब पोजीशन डिस्टर्ब हो। 14 सबसेक्शन डी, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। माने बेसिकली जब किसी एनकम्ब्रेंसेस क्या होता है, वर्ड को ध्यान से याद रखना सर। माने सपोज मानो कि मैं लोन लेने जा रहा हूँ, ठीक है, मानो मैं एक कार लोन या होम लोन लेने जा रहा हूँ, कुछ भी, मैंने कार खरीदना है या घर खरीदना है लोन से, लेकिन ये कार के ऊपर किसी और का पहले से, मैंने जो मेरे को सेल कर रहा है ना, मानो मिस्टर एक्स मेरे को ये सेल कर रहा है, और मिस्टर एक्स जो कार मेरे को सेल कर रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी लोन चल रहा है, यानी ये किसी ना ये जो कार है ये मॉर्गेज करके, ये गिरवी रख के मिस्टर एक्स ने ऑलरेडी 1 लाख का लोन लेके रखा। तो बेसिकली ये फ्री नहीं है, ये गाड़ी ऑलरेडी मॉर्गेज है। मानो मैं कोई घर खरीदने गया, जो घर मेरे को बेच रहे हैं वो घर कहीं पर ऑलरेडी मॉर्गेज है, और वो मॉर्गेज घर मेरे को बेच रहा है। अब आप बोलो ये मुझे एक्चुअली देख लेना चाहिए कि जब मैं कोई घर कोई एसेट परचेस करने जाता हूँ ना, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, कार हो, ठीक है, परचेजर को ना सारा चीज देख लेना चाहिए पेपर क्लियर है कि नहीं। एसेट का कोई भी कागज जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होता है ना, ओनर बने जो प्रॉपर्टी का मेन पेपर होता है, वो प्रॉपर्टी का मेन पेपर ऑलवेज ओनर के पास होना चाहिए। अगर मेन पेपर बैंक के पास है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल पहले ही कर देना चाहिए। जैसे ये घर खरीदने से पहले, गाड़ी खरीदने से पहले, जमीन खरीदने से पहले ओरिजिनल पेपर चेक करिए। अगर ओरिजिनल पेपर ओनर नहीं शो कर सकता तो कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट में मत जाइए, चाहे कितना भी लाभदायक हो, चाहे कितना भी वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आपको अट्रैक्ट क्यों ना करें। ये सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, सस्ते में बस्ता हो जाएगा, बांग्ला একটা কথা আছে, सस्ता है बस्ता पहुंचा, सस्ते में ना बस्ता पहुंचा हो जाएगा, मैंने इतना खराब हालत होगा आपका कि बाद में जो प्रॉपर्टी आप सस्ते में ले, जिसका ओनरशिप आपको प्रॉपर पेपर नहीं है उसका, और पेपर बैंक के पास गिरवी है, लोन चल रहा है प्रोडक्ट के उस प्रॉपर्टी के ऊपर, आप ही फंस जाओगे। हो जाएगा लो एनकम्ब्रेंसेस, इसे कहते हैं एनकम्ब्रेंसेस। स्पेशली ये बात जब आप लोग कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जाओगे ये वर्ड बहुत यूज होता है कि चेक इफ देयर इज एनी एनकम्ब्रेंसेस ऑन टॉप। हेलो बोलो सर। यस सर। छोटी छोटी बातें पर बड़ा कीमती है, ठीक है, लंबी भी हो जाती है पर बड़ा कीमती है। वही उसी सेम एग्जांपल दी, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूज ऑफ ट्रेड। फिटनेस भी देख लो, ट्रेड करने लायक है कि नहीं, ये पहले भी मैं आपको बोला फिटनेस के बारे में। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ, हाँ ये बहुत जरूरी है कि सेल करने से पहले ये इम्प्लाइड है वारंटी में कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेंजरस नेचर का है तो उसमें लिख के रखना चाहिए कि भाई ये डेंजरस नेचर का, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी द सेलर मे बी लायबल इन डैमेज। मैंने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डेंजर के बारे में पहले से ही बोल देना चाहिए, और वारंटी के ऊपर भी बोल देना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस मैटर में डेंजर हो सकता है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो फिर वारंटी नहीं है। वो पहले से क्लियर हो जाना चाहिए बायर और सेलर के बीच, ठीक है सर। बहुत वाइटल कुछ पार्ट हम लोग पढ़ लिए सर। आगे का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज केबी डेम्पटर का, ये नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा आपके साथ, और दूसरे चैप्टर में जैसे नेक्स्ट क्लास और भी इंपॉर्टेंट बात
बात करूंगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें मैं केबी डेम्पटर पहले बात करूंगा। केबी डेम्पटर क्या होता है? लेट दी बायर बी वेयर। ठीक है, लेट दी बायर बी वेयर। तो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक ऑफलाइन एक्स्ट्रा क्लास भी दे सकता हूँ, मैं पहले से बोल दूंगा। आप लोग ऑफलाइन में भी अगर एक्स्ट्रा क्लास दूँ तो उसका ऑनलाइन वर्जन भी रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, अटेंड जरूर कर लेना। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्लास ये डिस्कशन करके फिर मेनली ये टॉपिक डिस्कस करूंगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में लॉ क्या क्या क्या, बहुत वाइटल रहने वाला है। लेकिन आई थिंक आज का क्लास आपको समझ में आया और क्लियर है सर। अगर सब कुछ ठीक Yes, ठाक sir. है तो फिर गुड नाइट सर। हाँ, बाय। Thank you, sir. हो जाएगा अच्छा तो ओके सर, बाय। थैंक यू सर। Sir, हाँ बोल। বলছি আমাকে ওই ইনকাম ফ্রম ওই মানে ফ্রম স্যালারিজ আন্ডার হেড যেটা আছে हाँ हाँ ওইটার ওই একটা ওই রেকর্ডিংটা পাঠাতে পারেন যেটা যে অঙ্কগুলোতে সব প্রভিশনস দিয়ে করা হয়েছে